बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए दिन का आगाज़ कर चुके हैं या करने वाले हैं। हम तो अभी करने आए हैं। दिस इज सबसे आगे आए इमरान हसन। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। आपके साथ दिन का आगाज़ अभी हुआ है, लेकिन वैसे दिन का आगाज़ सुबह 6-7 बजे तक हो जाता है। आई डोंट नो आपका कितने बजे होता है। मेरा दिन का आगाज़ हुआ है आयशा साहिबा आज 7:30 बजे। 7:30 7:30। वेल डन वेल डन। आजकल तो आपका दिन का आगाज़ थोड़ा जल्दी भी हो रहा है, लेकिन आज मैंने बिकॉज़ आई नो द ऑब्वियस रीजंस। अच्छा, आजकल पता है क्या, एक आज मुझे इत्तेफाक से अपना रूट चेंज करके आने का इत्तेफाक हुआ। सो वो लोग जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की मैं बात करूं, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आपको पता है पिंडी वगैरह में जब PSL के मैचेस हो रहे होते हैं, ट्रैफिक की बात रूट्स लग जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप कम से कम 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा। कराची वाले तो इस बात के आदी हैं, लाहौर वाले थोड़े कम होंगे। लाहौर में भी ट्रैफिक स्मूथ ही चलती है, इस्लामाबाद में भी स्मूथ चलती है, लेकिन आज 15-1 मिनट कराची की बात आती है ना, तो वो मुझे पता होता है। आपने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। कराची वाले तो करते ही हैं भाई, 2-3 घंटे लग जाते थे ऑफिस से घर जाते में था। माशाल्लाह जी माशाल्लाह चांद पे हैं हम। बिल्कुल ऐसे ही है। बाला जी, आज जुमेरात, वीकेंड बहुत ही करीब पहुंच चुका है और जैसे जैसे वीकेंड करीब पहुंचता है, आपको पता है कि मुस्कुराहटें भी बढ़ती जाती हैं, दिल भी मजीद खुश होता जाता है। प्लान्स आपने कर लिए हैं? इससे आपको हमारी कामचोरी का अंदाजा होना चाहिए। अच्छा, काम चोरी की बात नहीं, वो भी जरूरी है ना। लेजर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, अदरवाइज आप कैसे एक्सेल करेंगे? वो क्या आयशा, एक ब्रेक जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बहरहाल जी, हम आगाज कर लें अगर आपकी इजाजत। आगाज करें, बिल्कुल। किससे करें सबसे पहले? हम आगाज जो है ना अफसोसनाक वाक़े से, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। खदशा यही जाहिर किया जा रहा था जो अब सामने आ रहा है कि भारत जो है ना अपनी प्रॉक्सीज को अब सामने लेकर आएगा, और वो हमें नजर भी आ रहा है। बलूचिस्तान के इलाके खुसदार में गुज़श्ता रोज़ एक स्कूल बस पर आपको पता है कि दहशतगर्दों की जानिब से एक बुज़दिलाना हमला किया गया, जिसमें 3 मासूम तालिबात समेत 5 अफराद शहीद और 53 जख्मी हुए, जिनमें 8 जख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत इमरान काफ़ी तशवीशनाक बताई जा रही है। ऐसे ही है, और इसमें हमें कोई दो राय नहीं है कि भारत इसमें इन्वॉल्व है। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या पाकिस्तान के दीगर इलाके हों, भारत इसमें प्रॉक्सी वॉर एक जारी रखे हुए है, पाकिस्तान पे एक जंग इम्पोज किए हुए है। जब वो बराह रास्त हमसे नहीं लड़ सकता, हमारी मिलिट्री से नहीं लड़ सकता, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से डरता है और बच्चों से लड़ता है। बच्चों को मारते हैं ये लोग। इस हमले के बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने क्वेटा का हंगामी दौरा भी किया और अज़्म जाहिर किया कि जो बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी है, इसके खिलाफ जंग को अब मंतकी और फैसला कौन अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। एंड व्हेन दे आर सेइंग, व्हेन दिस लीडरशिप इज सेइंग, इट मीन्स दे आर गोइंग टू डू इट इंशाल्लाह। प्राइम मिनिस्टर को इस दौरे में खुशदार हमले और मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि उन्होंने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और जो उनके साथ वज़रा थे उनके साथ मिलकर ज़ख्मी बच्चों की इयादत भी की। बिल्कुल ऐसे ही है। वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से एक बयान भी जारी हुआ है, जिसमें यह कहा गया कि खुशदार में ये जो हमला हुआ है स्कूल बस के ऊपर, ये भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है और भारत अपने रियासती एजेंट्स के जरिए बच्चों को निशाना भी बना रहा है। यानी जो आपने बात की, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से डरता है। बच्चों पर अटैक करने से भी उसकी जहनियत खुलकर सामने आ जाती है कि आप डायरेक्ट जंग जो है वो नहीं जीत सके तो आप इनडायरेक्ट जंग की बात करें। आप ये भूल गए हैं कि पाकिस्तानी कौम वो कौम है जो कई सालों से, दिहाइयों से अब आप कह सकते हैं, जो दहशतगर्दी से लड़ रही है और हमने ये जंग जीती हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सी कुर्बानियां, इसमें तो इतना खून, और इन बच्चों का खून, चाहे वो आर्मी पब्लिक स्कूल हो उसका वाक़या हो या फिर ये आज का वाक़या हो, दोनों सिमिलर ही हैं। और बहुत सारे ट्विटर के ऊपर जो इंडियन सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको मैंने देखा, वो लिख रहे थे कि बेसिकली द बस दैट वाज अटैक्ड, इसके अंदर कुछ मिलिट्री पर्सनल्स थे, उनको अटैक किया गया। एंड दीज आर द मिलिट्री पर्सनल यू आर टॉकिंग अबाउट। एक 7 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची जिनको आपने मारा है, और वो बैग, वो बस्ते जो जिस तरह बिखरे पड़े थे, वो तस्वीर जो सामने आई हैं, शायद हम आपको कुछ दिखा भी रहे हैं उनमें से। दिल हिला देने वाले मनाज़िर हैं। सलीम है, और बच्चे तो सबके होते हैं। बच्चे तो किसी रीजन में, बच्चे तो पैलेस्टीनियन हैं, पाकिस्तानी हैं, अमेरिकन, बच्चे तो सब बच्चे हैं। आप उसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। बहरहाल फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि वक्त आ गया है कि कौम अब वही पुख्ता आज़म करे जो हमने इससे पहले किया है और इनका कला कमा करे। DG ISPR की जानिब से भी एक बात की गई है, वो जरा सुनवा देते हैं। जो इंडिया के अंदर जो एक घमंड आ चुका है, फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है, इंसानी हकूक की इंटरनेशनल कन्वेंशंस को बालाताक रख के यूनिलैटरलिज्म का एक माइंडसेट आ चुका है, उसके अंदर तो कॉन्फ्लिक्ट जो सा है, इट इज़ ऑलवेज देयर। वो चिंगारी तो किस टाइम पे डाली जा सकती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि वी प्रेफर पीस, वी लव पीस, वी आर सेलिब्रेटिंग पीस राइट नाउ इन पाकिस्तान, लेकिन we are always prepared for war, and war it is done. We love peace, we are celebrating peace, but we are always ready for war if it is imposed. तर्जमान पाक फौज ने बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया, 15-20 मिनट का एक इंटरेक्शन था उनका BBC के साथ, जिसमें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। भारत झूठे बयानी की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। हम हमेशा जंग के लिए तैयार हैं, पीस की बात करते हैं लेकिन जंग के लिए तैयार हैं।
अगर जंग चाहिए तो फिर जंग ही सही। पाकिस्तान और भारत में जो एटमी जंग है, डीजी सेड इट्स अ स्टुपिडिटी। अगर आप ऐसी कोई चीज़ जिसको आप वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं तो ये स्टुपिडिटी है, ये नामाकूल हरकत है। इसका ख्याल होना चाहिए कि आप तकरीबन 2 अरब लोगों के मुस्तकबिल से, उनकी जानों से खेल रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा कि भारत में एक बयानिया चल रहा है, फौजी तसादुम के लिए माहौल बनाया जा रहा है, और भारत में कोई भी जो जिम्मेदार शख्स है या सियासी इफ़ाम तफ़हीम रखने वाला शख्स है वो वॉर की बात नहीं करेगा। उनसे सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ था कि आगे बढ़ते हुए फ्यूचर के अंदर आप देख रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, तो वो कहते हैं कि हम तो चाहते हैं, हम तो हर फोरम पर जाकर यही बात करते हैं कि भाई हमें पीस चाहिए, सो दैट सिर्फ इंडिया पाकिस्तान ही बल्कि ये जो पूरा खित्ता है साउथ एशिया, इसके अंदर पीस जब आएगा और जिस तरह से चीज़ें बेहतर होंगी, जिस तरह के माइंड्स यहाँ पर पाए जाते हैं, तो दुनिया में हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। लेकिन भारत बेवकूफ़ी कर रहा है एज यू सेड, और अगर ऐसा ही करता रहा तो लग ऐसा रहा है कि जंग की तरफ जाना ही पड़ेगा। ये ये महज एक गुरूर है भारत का, इसमें और कोई दो राय नहीं है। कुछ टूटा है इंशाल्लाह, कुछ फर्दर टूटेगा, क्योंकि जब आप उस शेल्फ से बाहर आते हैं, जब आपको 10 मई को भी मार पड़ी तो आपको पता लगा कि अब हमें सीज फायर की जानिब जाना है, अदरवाइज आप तो पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने आए थे। तो मेरे ख्याल में ऐसे ही 2-3-4 चपेड़ें थप्पड़ और पड़ेंगे एंड यू विल गेट बैक टू योर ट्रैक। वी नो यू विल, बिकॉज यू हैव टू। आप पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट के साथ, जो कि आपके साथ की स्टेट है, जो पीसफुली रहना चाहती है, आप कैसे उसके साथ लड़ सकते हैं? आप नहीं लड़ सकते, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप ही जारियत आप कर रहे हैं। एक और स्टेटमेंट सामने आ रही है, इनफैक्ट खबर सामने आ रही है एक बार फिर किशन गंगा डैम के हवाले से, जाके भारत ने वहाँ से जो दरियाए नीलम का पानी है रिपोर्टेडली उसको एक बार फिर रोक लिया पाकिस्तान। हुकाम जो है वो ये बता रहे हैं कि दरिया नीलम में मामूल से पानी 40% कम है, और ये जो हालिया पाक भारत कशीदगी हुई है इसके दौरान किशन गंगा डैम से पानी छोड़ा गया था, और मौसम गर्मा में ग्लेशियर पिघलने से दरिया नीलम में पानी की सतह बुलंद रहती है। लेकिन रिपोर्टेडली भारत की जानिब से यहाँ पर पानी रोका गया, जिसकी वजह से 40% पानी जो है ना वो कम है। तो कोई महाज मेरे ख्याल से भारत अब छोड़ नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि प्रोवोक किए जा रहा है। हालांकि एक मरतबा पाकिस्तान जवाब दे चुका है, पूरी दुनिया बता रही है, पाकिस्तान नहीं बता रहा कि किस तरह से पाकिस्तान जीता है इस जंग को, अनडाउटेडली अनडिफीटेड, और इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट भी नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन भारत बाज नहीं आ रहा। और अगेन वो जो हमने पहले भी बात की थी कि रस्सी जल गई है लेकिन बल अभी तक नहीं गया है। आप इंडियन अवाम को जितना भी गुमराह कर लेना, जितनी भी दुनिया की सैटेलाइट्स हैं ना, चाहे वो रशियन है, चाइनीज हैं, अमेरिकन है, वो देख रही हैं कि क्या हुआ है। एग्जैक्टली, दे नो कि क्या हुआ है, चाहे इजरायली हैं, ऑफ कोर्स सब उनको पता है कि 10 मई को क्या हुआ है। सो इंडिया लोगों की आंखों में धूल झोंक नहीं सकता। इसमें हम बात करते रहेंगे। फिर वक्त वापस आते हैं, कुछ अपने और भी गम है इस जमाने में भारत की सिवा, हमने कुछ अपनी मकामी पॉलिटिक्स पे भी बात करनी है। पॉलिटिक्स को ना मोहब्बत से तशबीह दे रहे हैं। पॉलिटिक्स वैसे हमें तो इसके साथ हमारा लव हेट रिलेशनशिप रहता है, मीडिया का लव हेट रिलेशनशिप रहता है। सियासी महाज के हवाले से ताज़ा तरीन क्या है, इस पे बात करना जरूरी है। आप बेताब होंगे कि कुछ उस पर भी बात करें। भरपूर हलचल है, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये जो तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की खबरें एक बार फिर गर्दिश में। अच्छे मीडिया खबरों के कंजम्पशन के दिन आने वाले हैं। नो कॉन्फिडेंस, आपको पता है ये बड़ा खतरनाक भी रह चुका है हमारे कुछ वज़राए आज़म के अब तो ये बात पुरानी होगी आयशा। बहरहाल जो खुद पीटीआई के रुकन डॉक्टर निसार जट हैं, उन्होंने कहा कि पुरानी बात है, मैं इसे मुस्तरद करता हूँ। इस सूरत हाल ने अब वंस अगेन एज यू आर सेइंग दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है, लेकिन साथ कंफ्यूजन भी पाई जाती है, क्योंकि पीटीआई के ही कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ भाई ऐसा कुछ होने वाला है। फिर मुबैना बैकडोर राब्तों की खबरें भी सामने। मुझे लगता है कि ये सही बात कर रहे हैं, जो 2 धड़ों की बात करते हैं ना, किया जा सकता है, बट आई डोंट नो। JUIF के आपको पता है सरबरा मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मैं किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनूंगा, बट यू नेवर नो। मौलाना ही कहते हैं कि सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती है। सवाल ये है कि क्या कोई डील हो रही है या फिर ये सिर्फ महज अफवाहें हैं। आपको पता है ना कि बानी PTI के सिलसिले में भी इस तरह की खबरें आई थी कि शायद उनके साथ मुबैना बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। इसके अलावा हालिया दिनों में हमने ये भी देखा है, भारतीय जारियत के खिलाफ सियासी जमातों में भरपूर कौमी इत्तेहाद हमें नजर आया, लेकिन ये एक देरपा इत्तेहाद में तब्दील नहीं हो सका। इसकी क्या वजह है? आवाम की ख्वाहिश तो यही है कि ये यूनिफाइड हो तमाम जमातें। बानी PTI को एक्चुअली डील की जरूरत है अपनी पार्टी के लोगों के साथ, उनके साथ एक अच्छी पॉलिटिकल डील करें कि वो पॉलिटिक्स अच्छी करें ताकि वो उनकी रहाई। मुझे तो लगता है ये भी उनकी स्ट्रेटजी है। द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स दे आर डूइंग, आई मीन दे आर नॉट हेल्पिंग देयर चेयरमैन, आई टेल यू। खैर, हमारे साथ इस वक्त नून लीग के सीनियर अरमा सैयद कौसर काज़मी साहब मौजूद हैं, उनसे हम इसी मामले के ऊपर बात करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हम जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से वी कैन टॉक अबाउट बिल्कुल बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। काजी साहब, एक तो फील्ड मार्शल के ओहदे पे सैयद आसिम मुनीर साहब की तरक्की हुई, हाईएस्ट रैंक है पाकिस्तान आर्मी के अंदर। पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मिलिट्री हिस्ट्री में दूसरे जनरल हैं जिनको ये एजाज़ मिला। बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन के तौर पे क्या टेक है आपका, आप इसको कैसे देखते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें जी, अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन को ललकार कर बताकर जवाब देने वाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को बिल्कुल ये डिजर्व करते थे और पूरी कौम ने इसको खराजे तहसीन पेश किया। लोगों ने मुबारकबाद दी, पूरी कौम जो है उन्होंने तायीद की हुकूमत पाकिस्तान के इस फैसले की। और क्यों ना करती, रात की तारीकी में जिस भारत ने हम पे हमला किया, सिविलियन को निशाना बनाया, इमलाक को, मजहबी इमलाक को निशाना बनाकर बता दिया कि जो मोदी रजीम है, जो बीजेपी है, वो सिर्फ पाकिस्तान दुश्मन नहीं बल्कि इस्लाम दुश्मन जमात है। उनके जो नजरियात हैं वो इस्लाम मुखालिफ है, अदरवाइज ये मसाजिद पे रात की तारीकी में हमला ना होता। फिर उसके बाद जो जंगी हिकमत अमली थी फील्ड मार्शल साहब की और बाकी जो अफवाज पाकिस्तान है, उन्होंने मिलकर यकजान होकर, जिनके पीछे पूरी कौम खड़ी थी, भारत को जवाब दिया। तो यकीनी तौर पर यह हुकूमत पाकिस्तान का एक बेहतरीन फैसला है जिससे अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवानान। बिल्कुल ठीक। अच्छा कौसर काज़मी साहब, एयर चीफ जो हैं ज़हीर बाबर सिद्धू साहब, उनके सिलसिले में भी एक डेवलपमेंट हुई कि उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी होगी तो भी जो है उनकी खिदमात को जारी रखा जाएगा। इस पर मुत्तफ़िक़ा फैसला किया गया है। What do you think about this development? देखिए जी, पाक फिजाइया के हवाले से पूरी दुनिया मोतरफ नजर आई। हमारी जो सलाहियतें थी, हमारे पायलट्स की, हमारी टेक्नोलॉजी की, अब दुनिया पूरी ने देखा कि किस तरीके से जो भारत ये कह रहा था कि हमारे पास राफेल आ चुके हैं। जब अभिनंदन का वाकया हुआ तो यही मोदी कहता था काश हमारे पास ये होता तो हम पता नहीं कौन सा पहाड़ खोद देते और किस तरह का सबक पाकिस्तान को पढ़ा देते। तो वो पहाड़ वाला पहाड़, जो लीडर बबकियां थी, जो धमकियां थी, जो दौस था, वो खत्म किया तो पाक फिजाइया ने किया। पाक फिजाइया के जो चीफ हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी और उनको काम जारी रखने का जो सिलसिला कहा गया है, यकीनी तौर पर ये खुशाइंद है। और पाक फिजाइया के जो अफसरान है, जो बाकी जो पाक फिजाइया की पूरी टीम है, जो पूरी फोर्स है, उसके लिए ये बड़ी खुशाइंद बात है। और हम ये बताना चाहते हैं अपने दुश्मनान को कि हम अपने बहादुर सिपाहियों को, फौजियों को, अपनी अफवाज को न सिर्फ खराज तहसीन पेश करते हैं बल्कि उनको क्रेडिट के तौर पर ये चीजें, ताकि ये जज्बा बिल्कुल ऐसे ही। और ये भी फैसला किया गया है कि जितने भी हमारे फौजी अफसरान हैं, चाहे मुसल्लह अफवाज से उनका ताल्लुक हो या फिर जितने भी सिविलियंस हैं जिन्होंने हिस्सा लिया इस वॉर के अंदर, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर और जीता है, उनको भी अवार्ड दिए जाएंगे। तो ज़रा हुकूमत का हिस्सा होते हुए इस सिलसिले में कोई अभी तक तय किया गया है कि क्या टाइम फ्रेम होगा, कब तक ये अवार्ड्स दिए जाएंगे? देखिए, ताखीर तो हम करते नहीं, ताखीर तो हमने भारत को जवाब देने में नहीं की। 8 घंटों के अंदर एक बड़े दुश्मन को हमारी ये अफवाज, जो जवान और अफसरान हैं जिनको एजाज देने का हुकूमत ने ऐलान किया, इन्होंने उनको 8 घंटे के अंदर घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। हुकूमत की जानिब से जो ऐलान हुआ है इस पे कोई ताखीर नहीं होगी और जल्द बहुत ही अच्छी बात है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि एजाज के मोहताज भी नहीं है, चूंकि लड़े तो हम सब हैं, कोई ज्यादा कोई कम, हर महाज पे हम सब इंशाल्लाह। आपको भी चाहिए वो, ये एजाज है जो लोग हमें तारीफ करते हैं, जो अंदर से इत्मीनान आता है कि अपने मुल्क के लिए खड़े हुए, इसका पॉजिटिव चेहरा लोगों के सामने रखा, अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाई खबरें, ये भी एक एजाज है और सभी मीडिया इसके लिए खराज तहसीन का मुस्तहिक है, अल्हम्दुलिल्लाह। यस, खैर अब थोड़ा सा दूसरे मैदान पे भी काज़मी साहब, सियासी सूरत हाल, पहले जो तहरीक इंसाफ है उसकी जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हम बात कर लें, कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं उनके हवाले से तहरीक अदम एतमाद की बात की गई। अब जो कौमी असम्बली के डॉक्टर निसार हैं पीटीआई के, वो कह रहे हैं कि नहीं, इट्स एन ओल्ड थिंग। कुछ डेवलपमेंट है इस पे, ताज़ा तरीन क्या है, ऐसा कुछ है या नहीं? पहले तो ये बताइए आपके पास क्या है इसको लेकर। हमारा मौक़िफ़ हमेशा सच साबित होता है। हमने हमेशा कहा कि पीटीआई मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम जमात है, एक दूसरे के साथ ना इनका रब्त है ना इनका ताल्लुक है। एक और बात करता है, दूसरा और बात करता है। इमरान खान से कोई मिलने जाता है तो खान साहब कहते हैं तुम क्यों आ गए, मैंने तो फलां शख्स से मिलना था। अलीमा खान बाहर आती हैं, वो कुछ और कहती हैं, असद कैसर का बयान कुछ और है, बैरिस्टर गौर उसकी तरदीद कर देते हैं। ये तो हमारे मौक़िफ़ की पता है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि पीटीआई जो है वो एक तकसीम जमात है। हम इनसे बात भी करें, देखें ये मौजूदा जो हालात थे, हमने जहां पे इनको क्रेडिट देना बनता था इस जमात को दिया, चाहे पंजाब असेंबली के अंदर इनके लोग बोल रहे हों या पार्लियामान के अंदर। हालांकि हमने देखा कि बड़े मुज़ायका खेज किस्म के बयानात भी इनकी तरफ से आए, लेकिन ये एक तकसीम जमात है, ये इनमें ताकत नहीं है, इनमें हिम्मत नहीं है, इनके नंबर्स पूरे नहीं है। तो किस सूरत में ये तहरीके अदम एतमाद ला सकते हैं मौजूदा हुकूमत, खा वो वजीर आजम हो या स्पीकर असेंबली हो, इनके पास तो नंबर पूरे नहीं। अगर है तो ये एक आईनी रास्ता है
बिल्कुल इसको अपनाना चाहिए, बजाय इसके कि आप तशद्दुद किस्म के एहतजाज करें, रोडों पे निकले, पाकिस्तान के खिलाफ कभी तरसीलात ज़र, कभी सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएं, कभी IMF को खत लिखे, कभी UN को खत लिखे। तो इसकी बजाय जो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कौसर काज़मी साहब इस सिलसिले में, अच्छी बात है, बट यू नेवर नो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। अच्छा, एक और खबर जो आजकल बड़ी गर्दिश कर रही है कौसर काज़मी साहब, वो ये कि बानी PTI जो है उनके साथ शायद कोई डील की बातें भी हो रही हैं, कि शायद कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। एंड देन इस डेवलपमेंट के बाद ज़्यादा बात हो रही थी जब शाह महमूद कुरैशी साहब को शिफ्ट किया गया उनके इलाज के लिए हॉस्पिटल के अंदर। क्या कोई वाकई में बैकडोर राब्ते हो रहे हैं? इसमें कोई पेशरफ्त हुई है? इस खबर में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, खास तौर पर उस वक्त जब 7 को 6 और 7 की दरमियानी रात को हम पे जंग के बादल मंडला रहे थे, जारियत थी भारत की तरफ से, अफवाज पाकिस्तान अपना काम कर रही थी और दुश्मन को जवाब दे रही थी। ऐसी सूरत हाल के अंदर किसी ऐसे शख्स से जाके मुलाकात करना जिसकी पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि कौम के पीछे जो कौम है वो अफवाज के पीछे नहीं है, इंडिया जो है उनको कोट करके ये कह रहा था कि भाई पाकिस्तान पे ये बेहतरीन वक्त है हमला करने का, अगर हमला कर दें तो जो कौम है वो अफवाज के पीछे नहीं खड़ी हुई। उनके लोग, उमर अयूब जैसे लोग ये कह रहे थे कि भाई वो आर्टरीज, वो असला, वो बारूद तो हमारे पास है नहीं, हमने यूक्रेन को दे दिया। अलीमा खान कहती है ये नूरा कुश्ती है, दोनों की मकबूलियत, मोदी की और नवाज गठजोड़ से ये जंग है और मकबूलियत वापस लेने का एक बहाना है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये बड़ी मुज़ाहिका खेज बात है कि कोई बंदा जाए और इमरान खान से बात करे या किसी किस्म के मुज़ाकरात हों। मैं बिल्कुल आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज मैंने ये स्टेटमेंट देखी है अलीमा खान की, जिसे इंडियन चैनल्स ने चलाया है, जब वो ये कह रही थी कि जी ड्रोन पिंडी तक कैसे आ गए, हम अटैक क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक नेशनल फिगर हैं बहरहाल खान साहब की बहन होने के नाते। तो इतनी गैर जिम्मेदाराना वो स्टेटमेंट थी और फिर भारतीय मीडिया ने उसे बार बार चलाया और फिर कुछ तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने भी सिर्फ अपनी एक निकालने के लिए, ये नहीं होना चाहिए, नेशनल कॉज पे एक होना चाहिए, बड़ी गैर जिम्मेदाराना अप्रोच रही है। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान ने एक आला सतही कमीशन तश्कील दिया है भारतीय इस प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने के लिए, दुनिया तक पहुंचाने के लिए। ये कैसा इकदाम है? आप ओबियसली हुकूमत का हिस्सा, इसको सराहेंगे ही, लेकिन इसके जरिए गोल्स क्या हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, बड़ा आसान है, इस जो आला सतही वक्त जो है वो जा रहा है पूरी दुनिया में भारत का चेहरा बेनकाब करना है उसने। हमारे पास तो जिंदा सबूत मौजूद है कलभूषण की सूरत में, हमारे पास तो जाफर एक्सप्रेस के हवाले से जो इंडिया की उसमें इन्वॉल्वमेंट थी, दरअंदाजी अफगानिस्तान से हो रही थी, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को किस तरह इंडिया जो है वो सपोर्ट करता है, किस तरह उनको स्पॉन्सर किया जाता है, किस तरीके से उनकी माली मुआवनत की जाती है, हमारे पास तो तमाम सबूत मौजूद थे। पहलगाम तो एक जो है वो सो कॉल्ड एक वाकया उन्होंने क्रिएट किया, उनके अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं। भारत में सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने पहलगाम वाक़े पे मोदी से सवाल उठाए, मुख्तलिफ रियासतों से, कल की बात है, वहां से बेशुमार लोगों को इसी बात पे अरेस्ट किया गया। तो हमारे पास ये मौका है कि उस भारत को बेनकाब करें आलमी सतह के ऊपर, जो कि कनाडा में, अमेरिका में, उनके पार्लियामान के अंदर एक दहशतगर्द मुल्क साबित हो चुका है। चाहे वो हरदीप सिंह नज्जर का केस हो या गुरपतवत सिंह पन्नू का हो अमेरिका के अंदर, इनकी रॉ, इनके लोग, इनके सिफारतकार उनके कत्ल में और कत्ल करने की कोशिश में मुलव्वस थे। तो मुझे पूरा यकीन है कि इन तमाम तर सबूतों के साथ जब ये आलमी सतह पे बैठेगा और बाकी ममालिक से बात करेगा और मुझे ऐसा लगता है कि अब कर लेना चाहिए पाकिस्तान को इस्तेमाल इन सारे सबूतों को और भारत को बेनकाब कर देना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर, पूरी अपनी फोर्स के साथ और जो सिफारती हमारी जितनी भी स्ट्रेंथ्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, इन द एंड हम जरा आवाम की भी बात कर लेते हैं। आवाम महंगाई से परेशान है, ठीक है, महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है, आप भी हैं, मैं खुद भी अपनी बात करने लगी हूँ, आप ये कह लें नुमाइंदा बन के बात करने लगी हूँ आवाम का। बजट आने वाला है, आवाम के लिए कोई खुशखबरी है? इसके अंदर कुछ रिलीफ मिलेगा? देखिए, बिल्कुल पूरी कोशिश होती है जब भी PMLN की हुकूमत होती है, तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलके भरपूर कोशिश की जाती है कि जिस आवाम को पंजाब के अंदर मरियम नवाज, कभी अपनी छत अपना घर की सूरत, कभी किसान कार्ड की सूरत, कभी रोजगार की सूरत, कभी लैपटॉप की सूरत, कभी दीगर जो मंसूबे हैं उनमें फलाह है आवाम के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम हो रहा है। वफाक भी ये तमाम चीजें मलूज़ खातिर रखते हुए इंशाल्लाह आवाम की रिलीफ। ये जो आयशा ने सवाल किया ना, इसका एक वो तलखीस ये हो सकती थी कि इस दफा बजट के बाद
तनख्वाह बढ़ेगी कि ब्लड प्रेशर ये भी हो सकता था। टैक्स ना बढ़ जाए। वही ना, वो ओबियसली ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। थैंक यू वेरी मच सर कौसर काज़मी साहब पे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, आप हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे और इस वक्त हुकूमत किन खतूत पे सोच रही है आपने हमें आगाह किया। देखते हैं जी बजट कैसा आता है। अब आगे कुछ दिनों में हम कॉम्प्रिहेंसिव कुछ सेशंस करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें हम थोड़ा बजट डॉक्यूमेंट को भी डिस्कस करें। वादा करते हैं आप या नहीं? नहीं कर सकेंगे, रहने दें। अच्छा, नहीं क्या पता कर लूं थोड़ा। अच्छा, यू नेवर नो। चले हम कोशिश बिल्कुल ये करेंगे कि आपका वादा जो है ना वो वफा हो जाए इंशाल्लाह। नाज़रीन भी सोच रहे होंगे कि व्हाट इज गोइंग ऑन, यू विल गेट टू नो सून इंशाल्लाह, आपको पता चल जाएगा बहुत जल्दी। आगे बढ़ना है जी, हमें कुछ क्रिकेट की भी बात करनी है, कुछ नहीं ज्यादा कर ले आपकी इरशाद भट्टी साहब की याद ताज़ा करा दिया। क्वेटा ग्लैडिएटर की बात कर लें और पीएसएल की बात कर लें। क्वेटा ग्लैडिएटर्स 6 साल के बाद पीएसएल के फाइनल में, ओह माय गॉड, फाइनल में पहुंच गए। क्या बिल्कुल बॉटम से इस दफा पीएसएल एचबीएल पीएसएल एक्स के सेशन के अंदर ऊपर आई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्वालिफायर 1 में 30 रन से हराया। यूनाइटेड के लिए एक चांस और है भारत। लेट्स सी, कोयटा ने पहले खेला 209 रन बनाए और इस्लामाबाद की टीम जो है उसको हदफ के ताकुब में 179 रन पर ही उन्होंने ढेर कर दिया और फाइनली फाइनल के अंदर पहुंच गई। इट विल बी वेरी डिसअपॉइंटिंग अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनल में ना पहुंचे। दे स्टिल गॉट वन चांस, राइट? पहला क्वालिफायर है ना, मुझे कंफर्म नहीं है बिकॉज़ तो अगर ये बहुत, क्योंकि शुरू में सारे मैच बिल्कुल अनबीटन रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड। फहीम अशरफ की बड़ी जबरदस्त एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस रही और पहले 23 गेंदों पर उन्होंने 45 रन क्या कहना चाहिए दाग दिए, 4 चौके 3 छक्के लगाए। फिर इस्लामाबाद के जो 2 खिलाड़ी हैं उनको पवेलियन की राह भी दिखाई और प्लेयर ऑफ द मैच ठहरे। सो ओवरऑल इट्स बीन अ ग्रेट मैच। जिन लोगों ने देखा, अब आई बिलीव उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो चुका है। दिनेश चंदीमल की अगर बात करें, उनका लाठी चार्ज बल्ले से सामने आया, चौकों और 4 चौके मारे, 3 छक्के मारे, उसकी मदद से उन्होंने भी 48 रन मारे। क्या बात है। माफ कीजिएगा। कोयटा के उस्मान तारिक जो है उन्होंने 3 शिकार किए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इस्लामाबाद के साहबजादा फरहान, जिनकी अभी तक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उनको, सलमान अली आगा और नसीम शाह को उन्होंने पवेलियन की राह भी दिखाई थी। साहिबजादा फरहान ने मजीद अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, एक और निफ्ट सेंचुरी उन्होंने बनाई। 35 गेंदों पर उन्होंने 52 रन बनाए, 8 चौके लगाए और 1 छक्का जो है वो भी उनकी इनिंग्स में शामिल है। तो बहुत ही एक्साइटिंग ये मैच रहा था, जबरदस्त ये मैच रहा था। वेल डिजर्व्ड बाय कोयटा ग्लैडिएटर्स। ऑफ कोर्स, बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी। खैर पीएसएल 10 के दूसरे फाइनलिस्ट की दौड़ में अब एलिमिनेटर 1 में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स आज सामने होंगे। जो जीतेगा फिर वो खेलेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड। I told you there is a chance. So जो आज जीतेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलेगा, रिवायती हरीफ चेक तो करें। देखते हैं क्या सूरत हाल होती है, लेकिन ये वाले सबसे टॉप मैचेस होते हैं। और दूसरा मेरा थोड़ा सा अच्छे स्ट्राइक रेट से साहबजादा फरहान जैसे लोग हमारे प्लेयर्स खेलते हैं, ये इंटरनेशनल मैचेस में क्यों नहीं ऐसा खेलते? सवाल ये है कि इंटरनेशनल मैचेस में भी खेले। आई होप जो ये तब्दीली हुई है ना मैनेजमेंट के अंदर, ये तब्दीली फाइनल तब्दीली भी हो और पाकिस्तान की जो टीम है उसके लिए बहुत अच्छी हो। अब तो पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत ज्यादा बातें होने लगी, भाई क्यों नहीं खेल रही है टीम, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। लेट्स सी क्या होता है। आई होप कि अच्छा परफॉर्म करें और यहाँ से जो हमारा टैलेंट निकल के आ रहा है ना वो हमें अपनी टीम के अंदर नजर भी आए। अब एक ब्रेक बनती है एक ब्रेक लेते हैं और वापस आइए। फिल वक्त हमारे साथ जो ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर मौजूद हैं, ऑलराउंडर पाकिस्तान के नेशनल प्लेयर खुशदिल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनका शुमार ऐसे प्लेयर्स में होता है जिन्होंने हाल ही में पीएसएल ने जो मौके मिले उससे फ़ायदा उठाया। आलमी सतह पर उनका नाम पहले ही था, उसमें इजाफा किया। कभी कभी खुशदिल साहब थोड़े से क्रिटिसिज्म का भी शिकार हो जाते हैं, अपने गुस्से की वजह से लड़ शड़ भी पड़ते हैं, तो जारहाना बैटिंग की वजह से जाने जाते हैं, स्पिन बॉलिंग भी करते हैं और ग्राउंड में काफ़ी मशहूर शख्सियात में इनका नाम आता है। तो इस वक्त हमने कहा ज़रा खुशदिल साहब से गप लगाइए। हमारे साथ मौजूद है और इस सीजन के अंदर पीएसएल की क्या ही जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है, स्पेशली मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट जो कराची किंग्स में इन्होंने परफॉर्म किया है। 38 बॉल्स पर 60 रन। बहुत सी आरा जो थी ना खुशदिल के बारे में, हाँ बहुत सी आरा को खुशदिल ने गलत साबित किया। वैसे मैं भी शामिल हूँ, लेट मी कन्फेस, मैं कह रहा था कि गलत चॉइस है टीम के लिए, लेकिन उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस। चलें फिर आप ही आगाज करें, आप मुझे ही कर दें खुशदिल। आई होप यू डोंट माइंड ब्रदर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, यू आर अ स्टार। सबसे पहले तो ये जो जारहाना बल्लेबाजी है, ये जो रिकॉर्ड जिसका हम तस्करा कर रहे हैं, जरा इसके हवाले से हमें बताइए जी, क्या राज पिन्हा है इसके अंदर खुशदिल? देखिए, मैंने पहले भी कुछ इंटरव्यूज़ में यही बोला था कि जिस नंबर पे मैं बैटिंग के लिए आता हूँ उसमें मुझे थोड़ा सा कम टाइम मिलता है, लेकिन इस पे मैंने पिछले जो है ना हार्ड वर्क किया बहुत ज़्यादा 1-2 सालों में, और अल्लाह का शुक्र है काफ़ी इम्प्रूव भी किया है और वो नज़र भी आ रहा है। तो मेरे लिए तो मुश्किल सबसे ज़्यादा जब होती है कि एंड के टाइम जब 1-2 ओवर रह जाते हैं और मुझे बारी मिलती है, तो मेरी कोशिश होती है, क्योंकि मेरे लिए एक चैलेंज होता है कि मैं जितना अच्छा टारगेट सेट करूँ अपनी टीम के लिए इतना अच्छा होगा।
तो वो थोड़ा सा टफ होता है मेरे लिए, क्योंकि उस टाइम आप सोच रहे होगे कि आपके साथ 10-12 बॉल है और आपने इसमें 4-5 बड़ी हिटें मारनी होगी, तो थोड़ा सा टफ होता है मेरे लिए। और अल्लाह का शुक्र है, अब बहुत सारी चीज़ें जो मेरी है वो अच्छी जा रही है एज ए प्लेयर। तो कोशिश मेरी ये होती है कि मैं जितना अच्छा यूटिलाइज करूँ, और मेरे लिए फिर ये टफ ये होता तो है। नजर भी आ रहा है। खुशदिल सामा हमारे बचपन वाला गिला भी हो गया ना, मुझे बारी लेट मिली है। बचपन में लड़ते थे ना, मेरी बारी पहले चले लेट मिली है, लेकिन बहुत अच्छा भी परफॉर्म करे। अच्छा खुशदिल, आपने खुद टफ टाइम की बात कर ली। जब भी ऐसी इंटेंस सिचुएशन हो मैच के दौरान, तो जो लोग आपसे प्यार करते हैं या जो आपको फॉलो करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप उस प्रेशर को मैनेज किस तरह से करते हैं। स्पेशली पिंडी स्टेडियम में ज़ल्मी के खिलाफ मैच हो या फिर किसी दूसरी टीम के साथ मैच हो, क्या चल रहा होता है उस वक्त दिमाग में? अपने आप से क्या बातें कर रहे होते हैं? एज ए बैटर जो मैं 5-6 नंबर पे खेलता हूँ, 7 नंबर पे मुझे पता होता है कि मैंने इस नंबर पे खेलना है। तो स्टार्ट में मैं पूरी बैटिंग अपनी टीम की देखता हूँ, पहले बॉल से लेके एंड तक। मेरी ये कोशिश होती है कि कोई उनके पास कौन कौन से बॉलर है और वो कौन से एरिया में बॉलिंग करते हैं और उनकी कौन सी बॉल अच्छी हो रही है और कौन सी बॉल उनकी अच्छी नहीं हो रही। तो मेरी ये टारगेट होती है, मैच को देखता हूँ। उसके बाद जब मेरी बारी आती है तो मैंने आपको पहले भी ये प्लान बता दिया कि मेरी अगर जल्दी बारी आती है तो मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ, और अगर एंड पे 2-3 ओवर के लिए आती है तो मेरे पास टाइम नहीं होता, और मेरे लिए फिर वो बहुत चैलेंज होते हैं, क्योंकि मैं अच्छा टारगेट सेट करूँ अपनी टीम के लिए, क्योंकि वही मोमेंटम होता है टीम का। और स्ट्रेंथ भी वही होते हैं कि अगर हम वो 2-3 ओवर जो है हम 40-50 रन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो फिर दूसरी टीम के लिए। अच्छा, आफ्टर 2021 ये कह सकते हैं कि एक अपवर्ड ट्रेंड रहा है, आपकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आई है। कुछ क्रिटिसिज्म भी रहा, जारी बात है वो प्लेयर्स की ज़िंदगी का हिस्सा होता है। ये जो चैलेंज था ओवरऑल, इसको कैसे अबूर किया? कैसी रही है जर्नी अब तक, ये खासतौर पर रिसेंट 4-5 ईयर्स कुछ तक? काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहा है, और इंसान जितना क्रिकेट खेलता है इतना सीखता भी है क्रिकेट। लेकिन मोटिवेशन के लिए मेरे लिए ये होता है कि मैं सारे मैचेस देखता हूँ, और मैं मैच के जो अच्छे मोमेंट होते हैं जिससे टीम मोमेंटम पकड़ती है, जिस तरह क्वेटा ने पकड़ी। उसके बाद ये लास्ट वाला मैच जो इस्लामाबाद खेला है, उनको खुद भी नहीं लग रहा था कि हम इस तरह का मैच खेलेंगे और इस तरह का हम प्लेऑफ के टॉप 2 टीम में जो है ना फिनिश करेंगे। लेकिन फिर मैं ये चीज़ें देखता हूँ और अल्लाह पे बिलीव रखता हूँ, तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, और यही मेरी बिलीव होती है कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। उसके बाद अल्लाह ने अच्छे दिन भी लेकर आए, तो इंशाल्लाह आगे भी बेहतर होगा। ज़बरदस्त। अच्छा खुश, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो आपकी परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर भी काफ़ी बात होती रही। इस वक्त अगर आप अपनी करंट फॉर्म को देखें, कौन सा रोल आप प्ले करना चाहेंगे? हार्ड हिटर का ही या फिर फिनिशर का, जो ट्रेडिशनली आपका रहा है? जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह के नाम आ गया मेरा। और ये है कि जो मेरा अभी जो करंट फॉर्म लगी, अल्लाह का शुक्र है, ये पिछले 1 साल से मेरी जो जितनी अच्छी परफॉर्म हो रही है, तो फॉर्म भी अच्छी लगी है। और बहुत चीज़ें जो जब बंदा खेलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखता भी है। तो कोशिश ये होती है अब मेरी कि मैं पाकिस्तान के लिए जितना अच्छा करने की कोशिश करूँ वो करूँ। और दूसरा है कि जो मेरा अब करंट फॉर्म है और जिस नंबर पे मैं खेल रहा हूँ, तो इस टाइम पाकिस्तान टीम की भी ज़रूरत है, और मैं एज ऑलराउंडर बहुत अच्छा करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, पार्टनरशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, खास तौर पे T20 में भी अब तो इंपॉर्टेंट है। एक अच्छी पार्टनरशिप लग जाए थोड़े ओवर्स के लिए, लेकिन वो मैच चेंज कर देती है। इस पे क्या टेक है आपका? देखो, मेरी ज़ाती ये कोशिश नहीं होती कि मैं पार्टनरशिप को जो है ना लंबी करूं, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि जो टीम की ज़रूरत होती है और जो मोमेंटम की ज़रूरत होती है टीम को, वो ढूंढने की कोशिश करता हूं। चाहे मेरे साथ कोई भी खेल रहा हूं, मैं उससे भी बात वही करता हूं, क्योंकि जब आपको इंटेंट के साथ खेलते हो, और इंटेंट का मतलब ये है कि मोमेंटम को ढूंढना और मोमेंटम को फिर जो है ना एंड तक लेके जाना, मेरी वो कोशिश होती है। मेरी ये नहीं होती कि मेरा जो है ना पार्टनरशिप लग जाए तो हम मैच पे आसानी से जीत सकते हैं। मेरी ये कोशिश नहीं होती। मेरी ये कोशिश होती है कि जो मोमेंटम
को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर वो हमें मिल जाए तो फिर उसको हम जो है ना उसको उसकी फ्लो नहीं तोड़ते और उसको एंड तक लेके जाते, तो उससे फिर हमको जीतने का ये जो बैटिंग ऑर्डर के अंदर कुछ तब्दीली आई है, लाइक फिनिशर की जगह अब आपको एक हार्ड हिटर के तौर पर खिलाया गया है, थोड़ी सी आपकी पोजीशन को ऊपर लेकर आए हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको सूट कर रहा है? मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे पता है कि 1-2 आउट हो जाते तो मैं पेट करके बैठ जाता हूँ और जिस टाइम फिर वो मुझे भेज देते थे और जो रूल देते थे उसके हिसाब से फिर खेलता हूँ, तो मेरे लिए कोई इशू नहीं होता। बस जो भी टीम की डिमांड होती है और जो मैनेजमेंट मुझे कहती है मैं वही करता हूँ। आपका स्ट्राइक रेट तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, विद द टाइम यू आर ग्रोइंग, अच्छा कर रहे हैं आप। देयर इज कुछ चेंज स्ट्रैटेजी में जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट आ रहा है, ये कैसे हो रहा है, थोड़ा सा बताइए। पहले भी मैं इसी तरह था, लेकिन ये था कि पिछले जो मैं 2 साल PSL खेला हूँ मुल्तान की तरफ से, उससे मुझे उस तरह बारी का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं पिछले 2 सालों में 70-80 बॉलें खेला हूँ। अच्छा, तो इससे फिर आप बंदा क्या परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि बंदा 20-22 मैच खेला और 70-80 बॉल खेले उसमें, तो बंदे की परफॉर्मेंस होगी। लेकिन जब मुझे इस दफ़ा अच्छा मौका मिल रहा है, कभी 10वें ओवर में भेजते, कभी 8वें ओवर में भेजते, कभी 15वें ओवर में भेजते, तो मुझे मुख्तलिफ कंडीशन मिलते और अल्लाह का शुक्र है कि उससे मैं फ़ायदा भी उठा रहा हूँ। खुश दिल हम जस्ट छेड़ना नहीं चाहते, लेकिन एक नाखुशगवार वाक़या भी हुआ था जिसमें लड़ाई हो गई थी आपकी, चूँकि थिंग्स आर सेटल डाउन। बहरहाल एक जस्ट मशवरा है बरादराना के बीइंग अ प्लेयर स्टार आपको काम डाउन रहना चाहिए। प्लेयर्स लोग तो बातें करते हैं, क्राउड की तरफ से अजीबो गरीब बातें भी आ जाती हैं, exactly, तो प्लेयर्स का या स्टार्स को थोड़ा सा अपने आप को वी नो के इमोशंस में आ जाता है ये। लेकिन खुशदिल को लाहौर के साथ मैच होने वाला है, तो आई होप आपकी परफॉर्मेंस जो है अच्छी रहे, ओवरऑल जीते लाहौर ही, दुआ मेरी यही है। लाहौर निकल नहीं रहा है आयशा के ज़हन से, नहीं निकलेगा, लाहौर फोबिया चल रहा है आयशा को, लाहौर कलंदर फोबिया। माय सिटी कैसे निकल सकता है मेरे दिल से? चले इस्लामाबाद आपके दिल से निकल सकता है? नहीं, क्रिकेट की बात हो रही है यहाँ पे, क्रिकेट की वो हमारी टीम है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। लाहौर से मोहब्बत है, ये रहनी चाहिए। चलो ये झगड़ा जारी रहेगा, इट्स गुड, ये रहना चाहिए। हमने ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। टेक ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग सुबह से आगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जिसको सबसे ज़्यादा डिस्कस किया इसलिए जाना चाहिए क्योंकि उसका ताल्लुक बराह रास्त बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे ख़ानदानों की ज़िंदगियों से है। वी गोइंग टू टॉक अबाउट ड्रग्स, नशे के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मुख्तलिफ एडिक्टिव ऐसे एलिमेंट्स जो कि आपकी ज़िंदगी को मुतासिर कर रहे हैं। मनशियात के जो बढ़ता हुआ इस्तेमाल इस वक्त ख़ास तौर पे हमारे माशरे के अंदर तबाहकुन है, और एक रिपोर्ट ये कहती है, आई वाज जस्ट रीडिंग, 200 मिलियन अफराद दुनिया भर के अंदर, दिस इज़ व्हाट यूनाइटेड नेशन सेज, वो नशे की लानत में मुब्तला हैं, जिनमें से 29 मिलियन अफराद ऐसे हैं, 200 मिलियन ऐसे अफराद हैं जिन्होंने कम से कम एक बार इस्तेमाल किया, और 19 मिलियन ऐसे हैं, 29 मिलियन जो एडिक्शन का शिकार है, जो इस्तेमाल करते हैं, एडिक्ट हो चुके हैं। ओह माय गॉड, इसका मतलब है सिर्फ उन्होंने अपनी जिंदगियां बरबाद नहीं की हैं, अपनी फैमिलीज की जिंदगियां भी बर्बाद की हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के खास तौर पर बात करें तो यहाँ पर सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है, जहाँ पर 67 लाख अफराद ऐसे हैं जो कि नशे में मुब्तला हो चुके हैं। हैरानकुन शरह क्या है और कितने अफराद कौन सा नशा करते हैं, इसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। विद दैट ये लगता है कि डाटा अभी इसको रिन्यू या रिव्यू होने वाला है, बिकॉज़ इट्स अ ह्यूज नंबर, ऐसा लगता है सही है, बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान में 67 लाख अफराद नशे का इस्तेमाल करते हैं, 42 लाख अफराद मुनशियात की आदी हैं, 78% मर्द, 22% खवातीन नशे की आदी हैं। सिर्फ 30,000 अफराद को सालाना इलाज की सहूलत मैसर आती है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले नशे की बात करें तो चर्स पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नशा है। तकरीबन 3.6% बालिग आबादी यानी कि 40 लाख अफराद चर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। हेरोइन और फ्यून का इस्तेमाल तकरीबन 1% आबादी में पाया जाता है। हेरोइन का बाकायदा इस्तेमाल करने वालों की तादाद तकरीबन 8,60,000 तक है। नौजवान और तलबा में आइस के इस्तेमाल में नुमाया नहीं अच्छा खासा इजाफा नजर आ रहा है। तकरीबन 1.6 मिलियन अफराद ने एक साल में दर्द कम करने वाली अद्वियात इस्तेमाल की, और दवा का बतौर नशा इस्तेमाल खवातीन के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। दिस इज़ वेरी कंसर्निंग, अनसेटलिंग, अनईजी कि खवातीन जो हैं उनके अंदर जो दर्द कुश
कुछ दवाएं होती हैं उनको वो उनकी एडिक्ट बन जाती हैं, ये तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक टू टाइप्स, एक वो जो आप पेन किलर्स वगैरह ले रहे हैं और उसके साथ साथ डायरेक्ट जो नशा ले रहे हैं, अद्वियात ऐसी ले रहे हैं। हम इसी पे बात करते हैं। आई थिंक यू गो टू द गेस्ट विद द फर्स्ट। हमारे साथ मौजूद हैं एडिक्शन रिहैब स्पेशलिस्ट हैं सुमेरा भट्टी। आप पहले भी इनको हमारे शोज के अंदर देखते रहे हैं, आज एक मरतबा फिर से हमारी मेहमान बनी है, उनको वेलकम करते हैं। सुमेरा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा, ज़रा इसको एक्सप्लेन करें और आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट के बारे में। एक्चुअली ये रिपोर्ट जो है ये यूएनओडीसी की रिपोर्ट है जो 2013 में लॉन्च की गई थी। अभी तक इसमें दोबारा से उस तरह से सर्वे नहीं किया गया और आई थिंक कि अभी हमारे पास जैसे केसेस आते हैं, अभी जैसे सर ने कहा कि कैनबिस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, बहुत कॉमन ड्रग्स हैं, ऑपियोइड्स हैं, हेरोइन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे जो ट्रीटमेंट फैसिलिटी है उसमें आइस के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा। मतलब 70% जो केसेस हैं वो आइस एडिक्शन के हैं। तो मुझे ये लगता है कि अभी आइस जो है ना वो इन सब नशों को उसने पीछे छोड़ दिया है। इसकी वजह क्या है सुमेरा? आइस के इस्तेमाल करने वाले, और ख़ास तौर पे मुझे मालूम है, मेरे अपने इल्म में है कि स्टूडेंट्स और हॉस्टलाइट्स जो स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं उनके अंदर बहुत ट्रेंड है। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह ये है कि ये एक्चुअली बाय नेचर एक स्टिमुलेंट सब्सटेंस है जो कि आपकी ब्रेन की एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर देता है, आपको अलर्टनेस देता है, आपके अंदर एनर्जी आती है, आप 3 दिन तक सो नहीं सकते अगर आपने एक दफ़ा आइस इस्तेमाल की। अच्छा। अब जहाँ तक बात है कि स्टूडेंट्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, उनको लगता है कहीं ना कहीं कि भाई इतना टाइम हम अलर्ट रहेंगे, क्योंकि इससे फोकस बढ़ जाता है, आपकी जो 5 सेंसेस होती हैं उसमें शार्पनेस आ जाती है और जो है वो आप बहुत टाइम तक जो है वो एनर्जी को मेंटेन रख सकते हैं। तो परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, ग्रेड्स को बढ़ाने के लिए बाय चॉइस तो नहीं रहती होगी, ये तो फिर एडिक्शन बन जाती होगी। मैंने सुना कि हाईली एडिक्टिव, ये हाईली एडिक्टिव है और कुछ टाइम बाद डेफिनेटली एडिक्शन में चेंज हो जाती है। लेकिन ये है कि सम टाइम पार्टीज में भी, इसको पार्टी ड्रग भी कहा जाता है, पार्टीज में भी लोग यूज करते हैं हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं आप जो इसकी यूफोरिक फीलिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा आप हैप्पी फील करते हैं और बहुत ज़्यादा एक सेंस ऑफ वेल बीइंग आती है, आपको किसी किस्म की परेशानी, दिस इज हाउ यू फील। एक्चुअली ऐसा नहीं है, एक्चुअली इट्स डैमेजिंग योर मेंटल हेल्थ। बेसिकली बताने का मकसद ये कि आपको लगेगा कि ये सब कुछ हो रहा है, आपको नशा, इसीलिए आप नशा करते हैं कि यू फील कि आपको अच्छा लगता है, बट उसके आफ्टर इफेक्ट्स, बट अल्टीमेटली या अल्टरनेटिवली ये करती क्या है, दिमाग के साथ क्या करती है? दिमाग के साथ जैसे मैंने आपसे कहा जितनी भी दिमाग की एक्टिविटीज़ होंगी, चाहे आपका लाइक फॉर एग्जांपल आपकी जो ब्रेन स्टेम है उसका काम है कि इसने ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है। अब जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ब्रीदिंग जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, बिकॉज इट्स अ स्टिमुलेंट। इसी तरह आपकी अनयूजुअल हो जाएगी, इमोशंस जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो आपका बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, ओवरऑल हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा, बिल्कुल खतरा बढ़ जाता है। अभी ये तो मैं यूफोरिक इफेक्ट्स की बात कर रही हूँ ना कि आपको आपका इमेज जो है वो बहुत विविड क्लियर हो गए, आपको लग रहा है कि आप जो है वो कुछ स्पेशल हैं, कुछ मतलब आप में इतनी ज़्यादा एनर्जी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करना शुरू हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस जो है वो पीक पे पहुंच जाता है। दूसरी बात ये, स्टूडेंट्स के अंदर स्मोकिंग का एक रुझान तो हमने देखा है, जब हम भी पढ़ते थे, देयर वर मेनी स्टूडेंट्स हमारी क्लास पहले स्मोकिंग करते थे उस टाइम के ऊपर, लेकिन अब उससे बहुत आगे की बात है। आइस न सिर्फ सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, दिमाग के लिए बहुत नुकसानदेह है, बल्कि जेब पे भी बहुत भारी है, सस्ता नशा भी नहीं आया बिलीव। उसके बावजूद फिर इसका ट्रेंड क्यों है? क्या ये आसानी से अवेलेबल है? इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है? इसकी बुनियादी वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए अभी ये सस्ता ही हो चुका है। अच्छा। जब स्टार्ट में था आप कह सकते हैं 6000 5000 का पर ग्राम आपको मिलता था, लेकिन अभी 500 400 300 इतने में आपको अवेलेबल होता है। यस, मैं यही बताने लगी क्योंकि प्योर नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, एंड यू नो ये खुफिया लेबॉर्ट्री में बनाया जाता है, इसमें एसिड्स होते हैं, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स होते हैं, वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है आपकी सेहत के लिए। अब ये है कि मेडिकली अगर देखा जाए तो उससे भी बहुत ज़्यादा जो आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपने कहा कि हार्ट डिजीजेस इसमें होती हैं, हार्ट स्ट्रोक का खदशा होता है, आपके जो स्पेशली जो दांत हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है, ड्राई स्किन है, हाइव्स हैं, पैचेस हैं, एलर्जीज हैं। ज़्यादा एडिक्ट्स जो हैं वो किस एज में आपके पास आते हैं? आपके पास जो है पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास जो एज है 16 to 65 ईयर्स के लोग आते हैं, 16 ईयर्स से लेकर 65। इससे पहले बच्चे भी जो है ना, मेजर एज ग्रुप कौन सा है? यही है 16 ईयर्स, और मेजर ये है कि 20 तो बहुत बड़ा ग्रुप आप बता रही हैं, 20 से 30 तक के दरमियान बहुत ज्यादा 20 से 30 साल। लड़कियां भी ज्यादा, खवातीन भी आती हैं? बिल्कुल, लड़कियां भी आती हैं। लड़कियां भी अनमैरिड क्या ग्रुप, क्या बाइफर्केशन है? मैरिड भी हैं, लेकिन अनमैरिड जो होती हैं, अभी जो रिसेंटली देखा गया, जो मैंने अपने केसेस देखे हैं, उसमें जो यंग गर्ल्स हैं, जैसे आपने कहा कॉलेज गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, वो जो है वो आइस का नशा इस्तेमाल करती हैं, स्टिमुलेंट्स यूज करते हैं। जी, उनमें क्यों ट्रेंड है ये आपके ख्याल में?
बस यही है कि घर से बाहर है, लोगों को देख रहे हैं, पीयर प्रेशर है, जैसे एक रीज़न ये है कि परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए भी है, पार्टी की तरफ रुझान बढ़ रहा है, सोशल मीडिया इसमें बहुत ज़्यादा वो है, वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है। घर से बाहर होना सिर्फ इसकी रीज़न नहीं हो सकता, नहीं हो इसके अलावा अवेलेबिलिटी है। अब ये एक पॉइंट है कि अवेलेबिलिटी सही तरह इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फैमिलीज़ के साथ अभी तक आपके पास जितने भी केसेस आए हैं, फैमिलीज़ के साथ क्या करते हैं? जो भी एडिक्ट्स की फैमिली होती हैं उनके ऊपर क्या गुजर रही होती है? देखिए, उन पे तो बहुत ही मुसीबत में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं और ख़ुद भी बीमार हो चुके होते हैं, क्योंकि जब तक वो ट्रीटमेंट में आते हैं, जैसे कि आपने देखा कि 30% जस्ट जो है वो लोग 30,000 लोग ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, बाकी 70% तो वैसे ही उनका ट्रीटमेंट भी नहीं होता। ट्रीट हो जाते हैं, इसकी जरा रेशियो बताइएगा। Because there is a myth कि आज तक जो भी रिहैब में जाता है वापस एडिक्ट हो जाता है। अच्छा, वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि ट्रीटमेंट तो 100% हो जाता है, 100% ट्रीटेबल डिजीज है, उनकी रिकवरी हो जाती है, लाइक जो भी हो जाता है ना, मैं उसी पे आ रही हूँ। अब ये है कि जैसे रिलैप्स तो देखिए सब डिजीज़ का है, मुझे अब कोई एक डिजीज़ आप बताएं जिसका रिलैप्स नहीं है, सब में रिलैप्स हो जाता है। हम बात करें रिकवरी की, अब अगर हम ये सोचें कि रिलैप्स हो जाएगा तो हम तो उनको ट्रीटमेंट ही नहीं दिलवाएंगे, वो जो उनके मेडिकल साइड इफेक्ट्स हैं, जो मेंटल इश्यूज आ रहे हैं, जो घर वालों के साथ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो क्या हमने उसको ठीक नहीं करना, उसको ठीक करना है, जिसको हम अर्ली रिकवरी कहते हैं, रिहेबिलिटेशन कहते हैं। रिलैप्स तो बात की बात है। बहुत सारे लोगों को तो मेरा इसका सोल्यूशन पता नहीं है। लेट्स सपोज किसी के घर में कोई एडिक्ट मौजूद है, इस वक्त उनको पता है कि मेरे घर में एक नशा करने वाला आदमी, खातून या मर्द मौजूद है, तो उनके लिए बेसिक पहला स्टेप क्या है? वो क्या करें? क्या खुद से उसकी कोई थेरेपी करें, उसको बाहर जाने से रोक दें, उसकी सोशलाइजिंग बंद कर दें, उसको पैसे देना बंद कर दें? क्या खुद से ये शुरू करें या डायरेक्ट उठा के रिहैब के अंदर लेकर आएं? क्योंकि रिहैब्स भी फिर अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सिर्फ पैसा बनाने के लिए बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो सर्व भी कर रहे हैं। तो इसमें बेसिक स्टेप क्या है अगर किसी के घर में कोई नशा करने वाला आदमी है? नशा करने वाला है तो पहले यही कोशिश करें कि उसको आप खुद मोटिवेट करें, उनके साथ बात करें। अभी आपने बात किया पैसे बंद कर दें, उनको प्रोवोक मत करें, इनेबल मत करें। हमारे घर में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनेबलिंग कर रहे होते हैं, जो माएँ हैं, बहनें हैं बेचारी, वो खुद से नहीं करते, वो एक इनोसेंट इनेबलिंग होती है कि झगड़ा ना हो, प्रॉब्लम ना हो, तो वो करना बंद कर दे ताकि वो डिसीजन ले सके। जब उसको प्रॉब्लम होगा, विड्रॉल्स होंगे, कोई भी सपोर्टिव बिहेवियर नहीं होना चाहिए। ये चाहे वो सिंपैथी में हो या मजबूरी में हो, ताकि वो डिसीजन ले सकें। अगर उनको वो पेन में होंगे, विड्रॉल में होंगे, तभी वो डिसीजन ले पाएंगे। खुद की विल पावर जो है सुमेरा, वो कितनी ज्यादा जरूरी है इसके अंदर? अगर एक एडिक्ट वो नहीं चाहता छोड़ना और सिर्फ फैमिली की विल है कि वो छोड़े, तो क्या उसके लिए आसानी से वो छोड़ सकता है या फिर उसकी अपनी विल पावर होना जरूरी है? देखिए, वो डिपेंड करता है कि वो स्टेज कौन सी है। समटाइम ऐसा होता है वो खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे, एडिक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अगर अब एडिक्शन लाइक नशा उनसे लेते हैं तो उनको विड्रॉल सिम्टम बहुत सीवियर किस्म के स्टार्ट होते हैं। अच्छा, वो फैमिली वाली जरा कंप्लीट करें कि जो फैमिली में रोल है लोगों का, वो क्या है? जी, फैमिली का भी है कि स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स यही है कि सबसे पहले तो उनसे बात की जाए, ठीक है। अगर आपको तरीका नहीं पता है तो आप किसी भी रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाएं, थेरेपिस्ट के पास जाएं, उनसे डिस्कस करें, वो आपको बताएंगे कि आपने उनको मोटिवेट कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आप उनको ट्रीटमेंट की तरफ लेकर आए। अगर वो नहीं आ पा रहे तो उनको आउटडोर बेसिस पे आप ट्रीट कर सकते हैं। तो उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में आपने लेके आना है, वहाँ उनका फिर ट्रीटमेंट होगा। वो हम गाइडलाइन देते हैं कि आपने किस तरीके, फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप ये होगा, थर्ड स्टेप ये होगा। साथ ही साथ फैमिली की काउंसलिंग होती है। अच्छा, अब ये भी ज़रूरी है कि फैमिली को पता तो होना चाहिए एटलीस्ट कि हमारा बच्चा जो है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गया। समटाइम्स इतना टाइम हो जाता है उनको पता ही नहीं चलता। इस तरह का बिहेवियर होता है कि कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और वो हर ड्रग के वेरी करते हैं। हाँ, बिल्कुल। सिम्टम्स में ये है कि उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उनके स्लीप पैटर्न चेंज हो जाएंगे, उनकी फंक्शनिंग वो नहीं रहेगी। स्कूल में आप देखें परफॉर्मेंस एकदम डिक्लाइन कर गई है, वैसे ग्रेड्स नहीं आ रहे। बच्चा और टाइम पे सो रहा होगा, बिल्कुल, और टाइम पे उठ रहा होगा, और टाइम पे सो रहा होगा, और सोशल विड्रॉल कर रहा होगा कि मैंने फलां जगह पे नहीं जाना, मैं घर पे रहूँगा, या अपने कमरे में आप देखो टीनेजर की बात होती है, अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो किसी को अलाउ नहीं करते कि मेरे रूम में है। इस तरह के वियर्ड बिहेवियर होता है। सम टाइम ये होता है कि पैसे कहाँ से लेने हैं, कैसे, इस पर वो बहुत ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर देते हैं कि मुझे पैसे चाहिए। सम टाइम तो ये भी होता है घर से चीज़ें गायब होना शुरू हो जाती हैं और फैमिली को पता भी नहीं चलता, पता नहीं क्या हो रहा है। तो अपनी डिमांड पूरा करने के लिए अगर अनयूजुअल बच्चे के अंदर उसके बिहेवियर में नजर आ रहा है, दैट मींस आपका बच्चा नशे का आदी है। उसको इग्नोर नहीं करना, नशे का आदी हो सकता है। एग्जैक्टली। और अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें डाउट है तो आप उनका ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट करवा सकते हैं, किसी भी ऑथेंटिक लेबोरेटरी से करा सकते हैं। और ट्रीटमेंट के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो इस्लामाबाद में अगर मैं बात करूँ तो इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी से जो रजिस्टर्ड ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन सेंटर है, वहाँ से ट्रीटमेंट करवाएं। बहुत सारे बच्चों का तो ये भी मसला है ना कि वो घर में इतने लाडले होते हैं
कि वो जब ऐसा कर रहे हैं तो माँ तो उनके सामने या तो बोलती नहीं है, या वो अगर बोलती भी है तो उनकी बात वो बच्चा सुनता ही नहीं है। अगर ड्रग स्क्रीनिंग आपने टेस्ट करवाना है कि जाओ टेस्ट करवा के वो पता चले, तो आपने फिर जबरदस्ती कर लेनी है, क्योंकि जितना आप देर करेंगे वो मौत के करीब जाता जाएगा। हमें तो याद है, और आज तक अम्मा अब्बा आ जाए ना तो डर के मारे ना कांपना शुरू हो जाते थे। बहुत ज्यादा कुछ जल्लाद किस्म के नहीं थे, लेकिन डर उनका इस तरह से होता था। मैं क्लियर भी कर दूं ना, मुझे कॉल आ जानी है शो के बाद, कि वो कहते थे कि भाई आपने जो गलत काम है वो गलत है, उसके ऊपर कोई माफी नहीं। क्लियर बाउंड्रीज होनी चाहिए और ये स्टार्ट से ही होनी चाहिए। हमारा खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई, आपने साम मौजूद की बात की। हमने सिर्फ रिमाइंडर देना था, आपको ये सारी बातें पता है, आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। हम सिर्फ इसलिए बात करते हैं ताकि आपको पता रहे। वंस अगेन रिमाइंडिंग, बच्चा कुछ भी अनयूजुअल कर रहा है और टाइमिंग्स पे सो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है, अपनी सोशलाइज्ड वे में ज्यादा सोशल नहीं कर पा रहा अपने आपको, तो आप नोटिस करें, देखें उसके पैसे किधर जा रहे हैं, उसका टाइम किधर जा रहा है, ये वरना बहुत नुकसान हो जाएगा और फिर रिहेबिलिटेशन बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक सर्टेन टाइम के बाद रिहेबिलिटेशन हो भी नहीं सकती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंपॉर्टेंट था इस पर बात करना। आप एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद टॉपिक्स हमारे पास हैं, उन पे बात करेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक। आज के मसरूफ दौर में और दबाव भरा दौर भी जिसे कहा जा सकता है, लोग अपनी सेहत के लिए ज़्यादा कुछ लोग ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, कुछ लोग अभी मेरी तरह चल रहे हैं। ये मिक्स किस्म की सूरत है। खैर, दिल की अगर बीमारी की बात करें, वज़न के इजाफे की ब्रांड एम्बेसडर, उसके ऊपर बात करने वाली सबसे ज़्यादा आयशा साहिबा। खैर, उसकी हम बात करें, जिल्द के मसाइल की बात करें, वो भी बहुत ज़्यादा है। हर कोई इसका सोल्यूशन तलाश कर रहा है। ऐसे में जो जैतून का तेल है, दुनिया भर में एक सुपर फूड के तौर पर इस वक्त मकबूल है, और माहिरीन हैं, जो माहिरीन ग़िज़ाइयत हैं और साइंटिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो जैतून का तेल है, ये न सिर्फ कोलेस्ट्रोल को मुतवाज़िन करता है, बल्कि आपका दिमाग, दिल, जोड़, सब कुछ हाजमे के लिए हर लिहाज से मुफीद है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इसको इस्तेमाल अब किस तरह से करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चीज़ उसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो फिर उल्टा उसका नुकसान हो जाता है, या फिर कोई फ़ायदा नहीं होता और आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। अब ऑलिव ऑयल जो है, इसके फ़वाइद क्या क्या हैं, इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कौन मौजूद है? आगा साहब मौजूद हैं, अब्दुल गफ्फार साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन सर, क्या हाल है? सुबह खैर, बहुत शुक्रिया। वैसे तो ये पत्ते ये बता रहे थे, हमारा शॉर्ट बता रहा था कि हम ऑलिव्स और ऑलिव ऑयल के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इसी के सिग्निफिकेंट पे आता हूँ, ये आपको लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका क्या तारुफ है और क्या बात करेंगे? हम जब जैतून पे बात करते हैं तो दुनिया की तारीख में पहला जैतून का पॉजिटिव इफेक्ट जैतून की डाली है। अच्छा। और ये अमन का निशान है, जिंदगी की उम्मीद है। ओके, हाउ? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जब बिल्कुल जिंदगी की उम्मीद खत्म हो गई थी, तो एक कबूतर उड़ता हुआ आया था और वो जैतून की डाली अपने मुंह में लेकर आया था, तो लोग खुश हो गए थे कि जिंदगी करीब है, इसलिए कि कहीं पर खुशकी आ गई। ओके। तो ये जिंदगी की पहली उम्मीद की निशानी है जैतून की डाली। वाह वाह वाह, खूबसूरत बात, क्या बात, इंटरेस्टिंग एज वेल। और इसीलिए जो यूनाइटेड नेशंस का निशान है, उसमें दोनों तरफ जैतून की डाली, जैतून का निशान, जैतून के पत्ते हैं। क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, क्या बात है, बहुत वो जबरदस्त। उम्मीद बाकी है जिंदगी की। अच्छा, जैतून पे अगर हम आए कि जैतून के हवाले से हमारे यहाँ बड़ी कुछ मिथ्स भी हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं। मैं सबसे पहले बात करूँगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपने फरमाया कि जैतून का तेल तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, इसे खाओ भी और लगाओ भी। ओके। अब खाने वाला कौन सा है, लगाने वाला कौन सा है, इसमें फ़र्क है। जो फर्स्ट कोल्ड प्रेस हम निकालते हैं, जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल कहते हैं, हम इतना महंगा तेल लेते हैं, और वो महंगा तेल इसलिए है कि वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो उसके अंदर मोनोसैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होता है, जो दिल के लिए बेहतरीन है। ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, इसके अंदर विटामिन भी है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, जो सेकंड प्रेस है वो इतना अच्छा नहीं है, उसमें सैचुरेटेड फैट की मिकदार जो है वो बढ़ जाती है, मोनोसैचुरेटेड कम हो जाता है, लिहाजा वो तेल मालिश के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जिसे आमतौर पे इसी तरह इस्तेमाल कर लो हरे डब्बों में। जो पॉमेस ऑयल भी कहते हैं उसको, पॉमेस ऑयल जिसे कहते हैं। अच्छा, आज की तहकीक ये कहती है कि पॉमेस ऑयल एडिबल नहीं है। अच्छा, हालांकि ऐसे बिक भी रहे होते हैं, पॉमेस ऑयल भी बिक रहे होते हैं आप मार्केट्स में। हाँ, बड़ी पैकिंग एग्जैक्टली, हाँ। अच्छा, पॉमेस ऑयल एडिबल नहीं है, नहीं है, कोई भी नहीं है, जिस मर्जी ब्रांड का हो, जितना मर्जी महंगा मिल रहा हो आपको। पॉमेस का पॉमेस है तो नहीं है, ठीक, ओके, ठीक। अच्छा, अब हम एक्स्ट्रा वर्जिन की बात करें। एक्स्ट्रा वर्जिन एडिबल है, बहुत अच्छा है, मोनोसैचुरेटेड भरा हुआ है, दुनिया की बेहतरीन सलाहियतें उसके अंदर। ठीक है। हम उसमें ज्यादती करते हैं, उसे उबालते हैं, गर्म करते हैं। हीट
मोनोसैचुरेटेड जो फैट्स हैं जो हमारे जिस्म के लिए, दिल के लिए बहुत अच्छे हैं, वो हीट बर्दाश्त नहीं करते, चुनाचे वो फिर वही पॉमेस ऑयल की जो खूबियां हैं वो इसमें आ जाती हैं कि जो मोनोसैचुरेटेड वो गायब हो गया। लेकिन आगा साहब होता ये है ना कि हम क्या करते हैं, मैं अपने समेत बात करूंगी कि आप जो नॉर्मल ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जगह अपना खाना बनाने के लिए आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले आते हैं और अपना खाना उसके अंदर खड़े होकर पका रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि सारी अफादियत खत्म हो गई अगर हमने मेरी नजर में स्टोव जला लिया तो क्या करेंगे फिर, ऊपर से डालें उसमें? देखिए, दुनिया में 3 कौमें ऐसी हैं जो इस वक्त ट्रेडिशनली जैतून का तेल इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छा। या अरब इस्तेमाल करते हैं, या इटालियन इस्तेमाल करते हैं, या स्पेनिश इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। इन तीनों में से कोई भी कौम कभी भी तेल को नहीं पकाती, वो हमेशा ऊपर से गार्निश करती है। अच्छा अच्छा। जो बहुत मशहूर डिश है हुमस। नहीं, फिर किसी ऑयल या घी के बगैर यूजुअली तो तरकारी या खाना बनता नहीं है। सर देखिए, तो फिर क्या करें, उसको ड्राई कैसे बनेगा अगर ऊपर से हमने डाला है? नॉर्मल तेल में पहले बनाएं? देखिए, वो तो आप हम रिकमेंड नहीं करते। हमारा जो तरीका पकाने का तरीका है, तरीका वारदात वो तो ये है कि पहले प्याज डाल के भूनो, फिर मसाला डाल के भूनो, फिर गोश्त डाल के भूनो, और जब खाना भुन भुन के पागल हो जाए तो खा लो। अच्छा ऐसे ही। अच्छा, अब वो वाला तेल जो इतनी गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, इतनी हीट बर्दाश्त कर सकता है, वो सबसे बेहतर तेल जो है या तिल का है या सरसों का है। तो आप देखिए, ट्रेडिशनली हमारे यहाँ तिल, सरसों, और साउथ इंडिया के इलाके में चले जाएं तो अवेलेबिलिटी के एतबार से कोकोनट ऑयल है। एग्जैक्टली, यही वो तेल हैं जो बड़े सगीर में इस्तेमाल होते हैं। तो ये बेहतर है ऑलिव ऑयल की जगह पकाने के लिए इनको इस्तेमाल किया इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मैं और तमाम केमिकल्स को एनालाइज करूं तो इसमें भी वो तमाम खूबियां मौजूद हैं जो आम तौर पे जैतून के तेल में, लेकिन जैतून के तेल में मोनोसैचुरेटेड और पॉलीमोनोसैचुरेटेड दोनों ज्यादा होने की वजह से दिल के लिए बेहतरीन। साहब, एक बड़ा पॉइंट क्वेश्चन है। एक लेट्स सपोज 1000 रुपए का कंटेनर मिल रहा है और एक तेल का, और एक हमें 2500 का मिल रहा है, दोनों के ऊपर सेम स्पेक्स लिखे हुए हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन की आप बात जिस तरह कर रहे हैं, हाउ डू आई हैव टू फिगर इट आउट कि कौन सा वाला ठीक है, सस्ते वाला ज़्यादा बुरा है, अच्छा है? उसमें कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो एक ऑयल को सस्ता या एक को महंगा करती है? महज कंपनी, पैकेजिंग, इंपोर्ट प्राइस, या फिर अंदर क्वालिटी का भी, तेल का भी इशू होता है? सर, हमारे यहाँ अगर सच कहूँ तो कोई भी बड़ी कंपनी ये दावा कर ही नहीं सकती कि वो किसी भी ब्रांड का तेल बेच रही है और उसके अंदर पाम ऑयल उसने नहीं मिलाया। अच्छा, नॉट पॉसिबल। लेकिन अभी पाकिस्तान का ऑलिव ऑयल न्यूयॉर्क में एक कंपटीशन हुआ ऑलिव ऑयल का, उसमें वो जीता भी है, को सेकंड या थर्ड पोजीशन आई है। मेरे पास स्टोरी है जी पूरी, आपने जिक्र कर दिया तो मैं स्टोरी बता देता हूँ। अमेरिका में सबसे बड़ा ऑलिव्स के हवाले से कंपटीशन होता है और इसको बेसिकली कहा जाता है न्यूयॉर्क इंटरनेशनल ऑलिव ऑयल कंपटीशन। इसमें दुनिया के 1200 से ज़ायद ब्रांड्स इस दफ़ा शरीक हुए। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह कि बलूचिस्तान के ज़िला लोहरा लई से इनका ताल्लुक है। हमारे एक किसान है अब्दुल जब्बार साहब, उनके जो फार्म्स हैं वहाँ से जो ऑयल हासिल किया गया उसने इसमें सिल्वर अवार्ड हासिल किया है। सो इट मीन्स कि 1200 ब्रांड्स में से बलूचिस्तान का जो जैतून का तेल था उसने सेकंड पोजीशन हासिल की है। सो नाउ वी कैन प्राउडली से कि पाकिस्तान का जो तेल है, ऑलिव ऑयल है, वो दुनिया के बेहतरीन ऑलिव ऑयल्स के अंदर शामिल हो गया है इस कॉम्पिटिशन के। सर, मैं थोड़ा सा एनालाइज करूँ। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस वक्त जो ऑलिव उग रहा है वो चकवाल लोरालाई में जो तेल है। अब आप तय कीजिए कि जमीन कहाँ की अच्छी है, ऑलराइट, अंदर मिनरल्स कितने हैं। मतलब बलूचिस्तान की से भी अच्छा चकवाल में मौजूद है? नहीं, चकवाल में मौजूद है, ज्यादा मिकदार मौजूद है, लेकिन लोरालाई में जो उगाया है वहाँ पे जमीन जो है बहुत रिच है। ओके, जमीन रिच है, नंबर 1। नंबर 2 बात है कि वहाँ पानी दोनों जगह नहीं है। ठीक है, ना चकवाल में पानी है ना वहाँ पानी है, पानी की बहुतात नहीं है, लिहाजा ये उसी इलाके में होता है जहाँ पानी की कमी होती है, रेगिस्तानी इलाके में। स्पेन सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, वो वहाँ पे भी बहुत ज्यादा बिल्कुल रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाका। तो इसका मतलब ये कि वक्त के साथ साथ हम तो इसकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, बिकॉज़ पानी तो कम हो ही रहा है हमारे। मैं अगर पिछले 10 सालों में देखूं तो पाकिस्तान जो है वो 1000 से आज 70 लाख पर है। 70 लाख दरख्त हैं पाकिस्तान में आज जैतून के। अच्छा, अब जो लोरालाई में नया जो वो हुआ है, तजुर्बा हुआ है, उसमें क्योंकि जमीन बड़ी रिच थी, नंबर 1, नंबर 2 100% ऑर्गेनिक थी। ओके, तो उसकी वजह से जो वहां पर फल आया है। अच्छा, बिल्कुल लास्ट मिनट है, कुछ क्विक सजेशंस दे दें लोगों को ऑलिव्स को लेकर, कैसे इस्तेमाल करें, क्या करें जिससे उनको फायदा हो जाए डेली लाइफ में। ऑलिव्स का तेल बेहतरीन है, लेकिन हमेशा ऊपर डालकर खाइए। अगर आप एक्स्ट्रा वर्जिन इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इसके अलावा मालिश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर पॉमेस ऑयल इस्तेमाल कीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन
क्योंकि जैतून के तेल में ये सलाहियत है कि ये हमारे फॉलिकल्स के साथ अंदर जाकर के सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बेहतर करता है, तो मालिश का बेहतरीन फ़ायदा जैतून का तेल हो सकता है। बेहतरीन वक्त क्या है खाने का, और बच्चों के लिए भी बताइए। खाने में जब खाना खा रहे हैं जब जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह एक सादी रोटी बनाकर 1 चम्मच उसके ऊपर जैतून का तेल डाल के अगर कोई शख्स खाता है तो बेहतरीन है। 1 चम्मच का मतलब 8 ml का मतलब 70 कैलोरीज, सिर्फ 70 कैलोरीज वजन रिड्यूस वेट करेगा। अच्छा, कलर भी मैंने डिफरेंट देखे हैं। एक्स्ट्रा वर्जन्स के अंदर ही 2 डिफरेंट ब्रांड है, कलर डिफरेंट है, एक डार्कर है और एक लाइटर है। दोनों में से बेहतर कौन सा है? किस्में जो है वो है ब्लैक भी है, मैं लेकर भी आया था कि ब्राउन भी है, जो आमतौर पर वो ब्राउन का होता है, लेकिन अगर ब्लैक मिक्स कर दिया जाए तो उसका कलर डिफरेंट हो जाएगा। बेहतर कौन सा है? ये हम दिखा भी रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्जन ही, कलर से फर्क नहीं, कलर से कोई फर्क नहीं। ठीक है आगे साहब, थैंक यू वेरी मच। ओवरलोड कर देते हैं इन्फॉर्मेशन आगे साहब हमारे जहन में इतने कम वक्त के अंदर। दैट्स प्रीटी ब्यूटीफुल आई मस्ट से। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। ऑलिव का इस्तेमाल, ऑलिव्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पॉमिस फॉर योर मसाज वगैरह, और फिर पीने के लिए या खाने के लिए। एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक वापस आते हैं। ब्रेक ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। और ये सेगमेंट आपके लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है क्योंकि ये साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एक रिश्ता होता है, जो कि बुनियाद होती है किसी भी घर की, मियाँ बीवी का रिश्ता, उससे रिलेटेड है। हम सब ने सुना है, बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि जो शादी है ये मोहब्बत का नाम होता है और इसके अंदर सब अच्छा होता है। वंस आपकी शादी हो जाती है तो दोनों मोहब्बत के साथ रहते हैं, लेकिन कोई कमारे लोगों को ये लगता है, कमारे लोगों को ये लगता है, लेकिन कोई हमें ये नहीं सिखाता कि जब मोहब्बत में इख्तलाफ आ जाए तो फिर क्या करें। आप जो शादीशुदा लोग हैं वो तो अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को, लेकिन जो कंवारे लोग हैं उनके लिए, उनको लगता है कि सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा वंस शादी हो जाएगी, लेकिन झगड़े भी होते हैं, फिर खामोशी भी नज़र आती है, साइलेंट ट्रीटमेंट भी नज़र आता है और दोनों एक दूसरे से नज़रें भी चुराना शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसी सूरत हाल में शादी को बचाया कैसे? अच्छा, एक डिसहार्मनी एक टर्म इस्तेमाल होती है, या इख्तलाफ या झगड़ा जिसकी हम बात करते हैं, मुत्तफिक ना होना, नापसंदीदगी भी इसको कह सकते हैं। ये एक फितरी अमल है। अमूमी तौर पे हमें लगता है कि शायद ये एक रिश्ते के अंदर किसी रिफ्ट का बाइस बनती है, बट देयर इज अ सर्टेन स्टडी और अंडरस्टैंडिंग कि समटाइम्स इट रियली हेल्प्स योर रिलेशनशिप जब आप एक दूसरे को, लेकिन अगर आप उसको रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। अब हम थोड़ा सा आपको हम समझाने में कामयाब हुए, अदरवाइज हमारे साथ ताहिरा भी मौजूद हैं जो कि ऑफ एंड ऑन ऑब्वियसली हमारे शो के जरिए भी और दीगर शोज में भी आपको समझाती रहती हैं कि साइकोलॉजिकली ये कितना इंपॉर्टेंट है और कितना एग्जिस्ट भी करता है कपल्स के अंदर। एंड विद दैट फिर कुछ अपने टेक अवेज भी आपके साथ हम शेयर करेंगे जो हमारी फाइंडिंग्स है इस सारी डिस्कशन के हवाले से। लेट्स टॉक टू ताहिरा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। काफी दिन बाद आई आप, है ना? ऐसा लग रहा है। वेलकम बैक देन। हाउ आर यू? हाउ इज लाइफ? आई एम गुड। ठीक चल रहा है। ये जो जिस हम डिसहार्मनी की बात करें, एक तो आप थोड़ा सा अपने अंदाज से इसको हमारे सामने रखें, ये है क्या और ये कितनी जरूरी है रिलेशनशिप के लिए? एक तो पहले मैं इनकी बात से वो थोड़ा करूं। उन्होंने कहा शादीशुदा लोगों को तो पता ही होगा कि झगड़े होते हैं या क्या, और अनमैरिड को, शादीशुदा वाले को ही नहीं पता होता कि झगड़े हैं और क्या, कैसे हैं और कैसे झगड़ा बन सकता है। झगड़ों का तो पता ही होता ही है ना, झगड़े तो एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं, झगड़े तो करते, बट दे आर आल्सो एज क्लूलेस एज अनमैरिड पीपल। दे आर क्लूलेस अबाउट व्हाट टू डू विद इट, दैट्स व्हाट आई एम। बट ये कि वो दे आर सो सरप्राइज्ड जब लड़ाई हो जाती। अच्छा, शादी जो है ना, वो एक कहावत से शुरू करूंगी। एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये बात की थी। उन्होंने कहा कि जिस दिन आप सुबह उठ के इसको देखते हैं हस्बैंड या वाइफ को और कहते हैं ये मैं किधर फंस गया और नाउ आई एम ट्रैप्ड और ओ मैंने कैसी गलती कर ली, उस दिन आपकी शादी शुरू होती है। उस दिन शादी शुरू होती है। उससे पहले तो हनीमून होता है या ड्रीम होता है। अच्छा, ओके। तो वो कहते हैं कि शादी इतना हार्ड वर्क है। हम समझते हैं शादी है वो हनीमून एंड ड्रीम पीरियड। तो जब आपकी समझ ही किसी चीज़ के बारे में नहीं है तो फिर आपको तो प्रॉब्लम होंगे, राइट? तो शादी नाम ही इसी का है कि हार्मनी, जैसे आपने बात की, पहले हार्मनी फिर डिसहार्मनी, बीच में रिपेयर। तो जो रिपेयर है ना, कि आप कैसे उसको ठीक करते हैं, वही डिटरमिन करता है कि आपकी शादी चलेगी अच्छी या नहीं चलेगी, या आप शादी से खुश हैं सुबह उठ के या नहीं। So one thing is established कि disharmony is natural. It will come in your marriage. It will come. कहीं ना कहीं आके आपके अंदर ये एहसास होगा कि मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, और उस दिन शादी का काम शुरू होगा। ठीक है, वो क्या काम होगा जो शुरू होगा? अच्छा, उससे पहले इसमें मसला क्या है? क्या हमें जो कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं शादी के बचपन से, उसके अंदर मसला बिल्कुल है, या फिर ये साइकोलॉजिकल एक बेसिक इंसानी मसला? कॉन्सेप्ट का मसला है। वो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, वो अब तक खत्म हो जाना चाहिए, बट पता नहीं वो क्यों नहीं हो रहा। वो कॉन्सेप्ट ये था कि जब शादी के अपने अपने फिक्स्ड रोल थे औरत और मर्द के ना, तो हार्मनी रहती थी। मतलब औरत को अपना रोल पता था, मर्द को अपना रोल पता था, क्लैरिटी थी, सिंपल लाइफ थी। अब वो हम वापस तो ला नहीं सकते जितना भी उसके मिस कर लें हम। व्हाट आर दोस कॉमन रीजंस जिस पे आप बात कर रहे हो कि ये डिसहार्मनी आती है? कॉमन रीजंस आपके पास बीइंग साइकोलॉजिस्ट क्या आते हैं कपल्स के?
Are there some common reasons या नहीं बहुत ही एक लंबी लिस्ट है? Of course there are common reasons. They are very similar topics. For example? हमारे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में in-laws, the family, extended family. अच्छा. That is one of the major thing. अक्सर बातें जो आपस में हम ठीक कर सकते हैं, मुझे लग रहा होता है कि मैं इनसे बात करूंगी और घर जाके ये करेंगे तो ये ठीक हो सकता है. मसलन एक दो बातें, फॉर एग्जांपल जैसे सुबह उठते हैं और कोई लड़ाई है या शाम को कोई लड़ाई है, कोई मसला है, तो हस्बैंड से हम कहते हैं कि तुम फूल ले आना, सॉरी तुम पहले कर देना, खाना पका देना, इसको ना उठने देना आज, थिंग्स लाइक. अब वो कहता है मैं कैसे करूँ, अम्मी है, बहन है, मैं उनके सामने कैसे करूँ. ओके, यहाँ तक भी है. और ये बड़े पढ़े लिखे और मैं बड़े मॉडर्न, सो कॉल्ड मॉडर्न फैमिलीज की बात कर रही हूँ. तो एक तो ये इन-लॉज इशू आता है. मनी इज द इशू. Finances, how to go with the finances, ये issue. Comparisons. There is one theme जो हर लड़ाई के नीचे है, वो है you don't think I'm important enough. Okay. You have not given me important. For granted लेना. आपने मुझे for granted लिया. अब वो in-laws में भी आएगा, financials में भी आएगा, यहाँ जाना है वहाँ नहीं जाना में भी आएगा, तुम ज़्यादा सोते हो, तुम ज़्यादा सोती हो में भी आएगा. Where I'm not feeling important. ये ऐसा है या सिर्फ सोच की हद तक है कि मियाँ बीवी सोचना ऐसा शुरू कर देते हैं, ऐसा हो नहीं रहा होता? सोचना शुरू हो जाते हैं. और अक्सर उसकी जो वही बात है, हम जो हार्मनी और उसकी बात करेंगे, तो जब भी हार्मनी है, मोहब्बत है और फिर लड़ाई होती है, तो उस पे रुकना है हमारे सुनने वालों को, इस टाइम देखने वालों को. लड़ाई जब डिसरिपेयर होता है, उस पे रुकना है और कहना है कि ये क्यों हो रहा है. तो फिर वो हमने सोचना है कि इसलिए हो रहा है कि शायद मुझे लग रहा है ये मुझे इम्पोर्टेंट. लेकिन मेरे लिए तो बड़ी एक डिफरेंट डेफिनेशन है इसकी, आसपास के लोगों को भी देख के, अपनी लाइफ को भी देख के, कि अच्छा जब तक हार्मनी है तब तक हम कहेंगे यार बड़ी सक्सेसफुल मैरिज है यार, खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं. आप बीइंग साइकोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकली अगर डिसहार्मनी होगी तो दैट्स वेयर द रियल गेम स्टार्ट्स. दैट्स वेयर द रियल गेम. वो इसका मतलब है वो जरूरी है इसके अंदर. वो बहुत जरूरी है. अच्छा, बहुत जरूरी. तभी तो आपको पता चलेगा. ये लव मैरिजेस के अंदर ज्यादा इसके इश्यूज आते हैं या फिर अरेंज मैरिजेस के अंदर? आप ये कॉमन है दोनों के अंदर. इट डजंट मैटर आप पहले बात करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, फैमिलीज जानती हैं आपके नेचर को भी. नहीं, ये तो बहुत नॉट मैटर दोनों का. एक बात है जो मैं बड़े इंपॉर्टेंट है इधर कहना, कि जब दोस्ती है, हार्मनी कहें, दोस्ती सब कुछ ठीक चल रहा है, और जब फिर लड़ाई होती है, ये टू वे स्ट्रीट नहीं है. होता क्या है, लड़ाई क्यों नहीं ठीक हो पाती कि हम कहते हैं अब तुमने ये किया, अब मैं ये करूँगा, यू नो. मैं दोस्ती करने जा रहा हूँ, हस्बैंड से जा रही हूँ या हस्बैंड मुझसे दोस्ती करने आ रहा है, फिर मैं साथ साथ अपने गिले भी बताऊँगी. अब आप दोस्ती करने जा रहे हैं तो आप चुप रहे ना, आप उसकी बात सुने. होता क्या है कि अपनी ईगो को भी सेटिस्फाई करना. रिपेयर क्यों नहीं हो पाती? अदरवाइज इट्स अ ब्यूटीफुल डांस इन अ रिलेशनशिप. इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, यू नो. हार्मनी, डिसहार्मनी, रिपेयर, इट्स ब्यूटीफुल, एंड देन यू गो बैक टू हार्मनी. प्रॉब्लम कम्स जब हम ईगो पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं वहाँ पे. हार्मनी इज नॉट टू वे, हार्मनी इज वन वे. आपने दोस्ती करनी है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा उस टाइम, नॉट परमानेंटली. ठीक है. जब लड़ाई हो जाती है तो वन पर्सन हैज टू गो एंड से ओके, ये गलती हो गई मुझसे, या आप मुझसे नाराज लग रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट. ये ना कहें कि ये मुझसे गलती हो गई लेकिन तुमसे भी ये गलती हुई थी. देखो उस टाइम के ऊपर वहाँ प्रॉब्लम आता है. इतनी पॉइंट बात है जी. और फिर तभी ये लोग कहते हैं कि ये तो फिर ऐसे ही बोल रहे हैं हार्मनी डिसहार्मनी. हम तो जब भी डिसहार्मनी हुई है, इतनी गंदी लड़ाई हुई है, हम तो वापस से जाते हैं. जब आ जाते हैं ताहिरा, अच्छा, तो बहुत ही बड़ा मसला होता है. यूजुअली ये दोनों तरफ से होता है या कोई सर्टेन जेंडर इस पे ज्यादा जाता है, मेल्स या फीमेल्स? आपका क्या टेक अवे इस पे? इट्स एन अनफॉर्चुनेट आंसर. द कंपटीशन थिंग अनफॉर्चुनेट है, तो मैं जनरलाइज कर रही हूँ, बट ऑफ कोर्स मर्दों में ज्यादा है. सोसाइटी का विक्टिम है वो भी. तुमने भी ये किया. मर्द ज्यादा मतलब प्रॉब्लम देते हैं, बट अगेन ये सोसाइटी, मर्द का कसूर नहीं है. मर्द सोसाइटी का विक्टिम है. मर्द अपने, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे आप खातून है ना इसलिए ये बात नहीं, मैं हाँ इसलिए मैंने साथ मर्द की साइड ले ली कि मर्द हमारा सोसाइटी का विक्टिम है कि तुम तो झुक सकते नहीं ना, तुम्हें तो प्रॉब्लम है. तो फिर वो बेचारा भी उसी रोल में फंसा रहता है. तो जो मैरिटल, कोई बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग टर्म है मजे का, मैरिटल हेट्रेड, इट्स अ कॉमन थिंग. अच्छा, एक बड़ा अहम नुक्ता इसमें मेरे माइंड में आ रहा है कि देयर इज अ पॉइंट व्हेन यू बोथ ऑफ यू आर थिंकिंग कि यार हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं. बिल्कुल, यू नो, मेरी तरफ से भी हो रहा है, उसके सामने नहीं भी किया, बाद में सोचा यार नहीं, मतलब मुझे यही तो गलती है, लेकिन कहीं पे इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे. ना मैं ले पा रहा हूँ, ना मेरा काउंटर पार्ट ले पा रहा है. तो उस सूरत में फिर आपकी जो नफ्सियात है वो कैसे गाइड करती है? किसी तीसरे पर्सन को रोल प्ले करना चाहिए? हाउ टू इनिशिएट कि ये चीजें सेटल डाउन हो जाए? वो जो आपने बात की ना, इससे पहले क्या बोल रहे थे आप कि मुझे लगता है कि मेरी गलती है लेकिन मैं अकेले में सोच रहा हूँ. बस टिप यही है कि मेरी गलती है, आपने बीवी के सामने क्या देना है. ताहिरा, अब इसका हल जो है क्या आपस में बातचीत से निकल सकता है या फिर साइकियाट्रिस्ट के पास जाना और थेरेपी लेना ये ज़रूरी है? दोनों डिपेंड्स. हाँ, आपके इंडिविजुअल केस पे है. साइकियाट्रिस्ट तो नहीं, मैरिटल काउंसलर, मतलब जो मैरिज काउंसलिंग है, और वो बहुत लिमिटेड और कम लोग हैं. तो आई वुड रिकमेंड कि आप डॉक्टर के पास या किसी ऐसे उसके पास ना जाएं. एक और जो हम गलती करते हैं वो हम उसको इंडिविजुअल का इशू बना देते हैं. मतलब अक्सर लोग हमारे पास आते हैं तो वो हमसे पहले डॉक्टरों को दिखा चुके होते हैं, वाइफ को अक्सर.
हस्बैंड तो मानते नहीं ना। व्हाट टाइप ऑफ डॉक्टर्स को दिखा चुके? साइकियाट्रिस्ट। अच्छा, हाँ, ये बड़ा कॉमन है पाकिस्तानी कपल्स में। तो मैं इसे कहूँगी कि आप पहले दिन से ही, अगर वाइफ गुस्सा बहुत कर रही है, वो क्यों ले जाते हैं जी, इसको गुस्सा बहुत आता है, ये रोती बहुत है हर बात पे, इसको नींद नहीं आती है, इसको डिप्रेशन है। अब इसको हमने डॉक्टर को दिखाया। They don't even try to figure the cause out कि क्या है। Cause and the internal dynamic जो आपके बीच में चल रहे हैं। तो मैं लोगों को ये कहती हूँ कि जब भी कपल में लड़ाई हो रही है ना, चाहे एक बंदा ज़्यादा लड़ रहा है, इट्स ऑलवेज अ कपल्स इशू, राइट। ससुराल के साथ आपका इशू जो अगर चल रहा है, दैट्स नॉट अ ससुराल एंड अ बहू का इशू और दामाद का इशू, दैट्स अ कपल इशू। अगर आपका हस्बैंड आपके लिए बात नहीं कर सकता अपने घर में, तो दैट्स अ कपल्स इशू, दैट्स नॉट एन इन-लॉज की लड़ाई। लेकिन कुछ जगह पे तो बिल्कुल अवॉइडेबल नहीं होता है ना, आप नहीं कर सकते। अगर एक शौहर की पोजीशन ऐसी है कि वो जो आप जॉइंट फैमिली वाली बात करिए, वो वाकई नहीं कर सकता, तो फिर बीवी भी वैसी रहेगी, तो फिर तो ये मामला खराब तर होता चला वाकई नहीं कर सकता। फिर हम यकीन ही नहीं कर रहे ना, हम मान ही नहीं रहे कि वो नहीं कर सकता। वो उन्हीं घर में पैदा हुआ था ना, उन्हीं अम्मी को तंग करके दोस्तों के साथ जाता था ना, वही अम्मी मना करती थी यहाँ मत जाओ, तब तो चला जाता। आप कह रही हैं कि वो कर सकता है, he is ready to sacrifice his relationship because of that। और अगर नहीं कर रहा, देखें ठीक है नहीं कर सकता है, एटलीस्ट देन रियलाइज, उनको रियलाइज करना चाहिए कि ये है कपल का इशू। बीवी को डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना। मैं ये बात करी कपल का इशू है, लेकिन कपल दोनों में से कोई एक अगर किसी तीसरे बंदे को बताता है और तीसरे की एंट्री हो जाती है, चाहे वो मीडिएशन के लिए ही हो, ये भी खतरनाक है, नहीं होनी चाहिए। आई थिंक जो हमारा जितना कॉम्प्लिकेटेड माशरा हो गया है ना, तो मैं रिकमेंड ये करती हूँ कि आप जो नॉन एक्सपर्ट हैं उनको ना लाएं बीच में। कभी कभी वो खराब भी कर देते हैं। अच्छा चलें, इसको थोड़ा स्टेप वाइज कर लेते हैं। आपने कहा ये कपल का इशू है जी, एस्टैब्लिश हो गया, फिर क्या करें? व्हाट शुड दे अदर देन गोइंग टू द डॉक्टर? अच्छा, क्या करना? इशू ये है कि मैरिटल हेट्रेड आ गया है, मतलब परमानेंट। अच्छा, मैरिटल हेट्रेड जब हम बात करते हैं, लोग सुन रहे होंगे, ये परमानेंट नहीं है, ये एक फ्लीटिंग मोमेंट का नाम है। एक ही डिनर के दौरान आपको मैरिटल हेट्रेड भी हो सकता है और मैरिटल इश्क भी हो सकता है उसी बंदे से, पर हाउ यू रिमेंबर इट एट द एंड ऑफ द डिनर, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। आप खाना खा रहे हैं और आप कह रहे हैं कितना बुरा लग रहा है ना ये, या बीवी को कहते हैं खाना खाते कितनी बुरी लगी, दिल में सोच रहे हैं, बट देन उसको लेके डिनर के बाद नहीं जाना उस थॉट को। आज के शो के बाद आपने ये सोचना है कि ये नॉर्मल है, ये आपके इख्तियार में है चूज करना उस थॉट को, ये नॉर्मल है। अभी हम यही बात भी, जैसे ये बात आ सकती है, ये बात आ सकती है कि कितनी बुरी लग रही है खाना खाते, लेकिन उसी के फौरन बाद, जैसे आप अभी बात कर रहे थे अभी पहले के, उसी के बाद ये थॉट भी आती है मेरे साथ कितनी अच्छी है, राइट, और ये फिलहाल चीज़ में मेरा कितना ख्याल करती है, मेरा कोई दोस्त इतना ख्याल नहीं कर सकता, मेरे माँ बाप भी नहीं कर सकते, बूढ़े हो रहे हैं, बहन भाई तो ऑफ कोर्स अपनी लाइफ में बिजी है, तो ये भी सोच लें। अच्छा, तो मैरिटल हेट्रेड एक बात है कि फ्लीटिंग है, ये 1 मिनट में भी आ सकती है, 2 दिन के लिए भी हो सकती है, तो पहले घबराना नहीं है इस बात से, ठीक हो गया, ये परमानेंट हो गया। अगर कोई ऐसी फील आ गई है तो हाँ, ये परमानेंट है, इसका मतलब है आपकी शादी अब चलने लगी है, शादी शुरू हो गई। नेक्स्ट ये है कि अब आपने बैठ के सोचना है, इसकी कोई मैं एक इलाज नहीं बता सकती, हर कपल का डिफरेंट है कि गलती किसकी थी। अच्छा, अब गलतियाँ क्या होती हैं, वो हर कोई कहेगा नहीं इसकी थी। गलती होती है बाउंड्री क्रॉस करना रिश्ते की, किसने डिसरिस्पेक्ट की थी, किसने कोई पुराना वादा तोड़ा था, किसने उसकी पर्सनल पे बात की थी, यू नो, जैसे कहते हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किसी की इंसल्ट कर देना, डिस्कस्ट कर देना, डिसरिस्पेक्ट, वो गलती पे है। अच्छा, और नेक्स्ट स्टेप पर जाने से पहले एक और चीज़ जो होती है, ठीक है बात करने के लिए बैठ ही गया है ना, तो या तो खातून या मर्द दोनों में से कोई एक कहेगा चलो जो भी हो गया ना उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाते हैं। उन इश्यूज को वो डिस्कस ही नहीं करना चाहते। बिल्कुल, बात करना कितना ज़रूरी है उन इश्यूज के बारे में, ताकि रिजॉल्व हो वंस एंड फॉर ऑल। अच्छा, अगर वो इशू दूसरे का है आपके साथ, तो फिर आप नहीं बता सकते कब खत्म करना है इशू को। ये मैं आपको बड़ी टिप बताऊँ। होता क्या है कि नाराज दूसरा है, आप कहते हैं नहीं तुम अब खत्म करो लड़ाई, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। स्पेशली शादी मूव ऑन करना ठीक है, उस मामले को भूल जाएं। लेट्स सपोज 2 लोगों के दरमियान झगड़ा हुआ, उसको सेटल नहीं किया, जो आयशा का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेटल नहीं किया, लेकिन हमें कहा भूल जाओ यार, आगे बढ़ते हैं, वो बात कहीं ना कहीं रह जाती है। अच्छा, इज इट फाइन? इट्स फाइन समटाइम्स। व्हाई? बिकॉज़ देयर आर कुछ मसले हैं, शादी के 2 इश्यूज होते हैं, सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल। देयर आर सम अनसॉल्वेबल इश्यूज इन अ मैरिज। आपका हस्बैंड देर से उठता है, वो 25 साल से 30 साल से देर से ही उठ रहा है, देयर दिस इज एन अनसॉल्वेबल इशू, इस पे लड़ाई ना करें। हाउ टू मेक पीस विद इट, कितनी खूबसूरत बात की। हाउ टू मेक पीस विद इट, knowing that there are some problems जो solvable हैं, some unsolvable हैं। अब मुझे unsolvable पे नहीं बहस करनी, क्योंकि it's ruining my own relationship, my own health. That's so you have to choose the relationship, अपनी उस uneasiness को छोड़ना पड़ेगा। But first decide and write down कौन सा solvable है। अगर वो आपकी disrespect कर रहा है बार-बार, this is a solvable issue, he has to solve it. ठीक है, you have to solve. अच्छा, in the end कब आपको काउंसलर के पास जाना चाहिए, कब आपको लगे कि अब ये बातचीत से हल नहीं हो रहा, I should go or we should go to the counselor? जब आपकी लड़ाइयाँ या आपकी बातचीत इस हद तक बढ़ने लगे कि आपका जो नेगेटिव फीलिंग्स का बैंक है, अकाउंट है, वो बढ़ने लगे पॉजिटिव से ज़्यादा। अच्छा, हमारा एक बैंक अकाउंट होता है, रिमेंबर, मियाँ बीवी का आपस में, हम ना चाहते हुए भी स्कोर रखते हैं, अच्छी फीलिंग, बुरी फीलिंग।
एम क्या है कि अच्छी फीलिंग्स, अच्छे इंटरेक्शन ज़्यादा हों, प्यार मोहब्बत, अच्छी बात करना, मुझे तुम बहुत अच्छी लग रही हो, आज खाना नहीं बनाओ, आज आप देर से आए, कोई बात नहीं जाते मेरी अम्मी के घर। ये अच्छी मेमोरीज हैं, और बुरी वाली हैं कि तुम वैसे हो तो वैसे हो। तो जिस दिन आपको लगे कि आपकी बुरी मेमोरीज ज़्यादा बढ़ रही हैं, चाहे आपके दिल में या उसके दिल में, यू शुड सीक हेल्प, ताकि वो ज्यादा डैमेज ना हो। परफेक्ट। अगर हम कुछ अपने टेक अवेज की बात कर लें कि हम इस सारी सिचुएशन से हमने क्या सीखा है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बड़ी सैर हासिल और बड़ी इजी टू अंडरस्टैंड बातें। डिसहार्मनी की हम अगर इन पर्टिकुलर बात करें तो वो रिश्ता ख़त्म होने की अलामत नहीं है, ये पहला टेक अवे हमारा, और लगता है कि वो सीखने की अलामत है। झगड़े के दौरान फौरी तौर पर रद्द अमल नहीं देना, बिल्कुल ऐसे। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। फिर जज्बात में जो कही गई बातें दिल पर गहरे जख्म छोड़ सकती हैं, तो आपने इमोशंस को उस लिहाज से कंट्रोल रखना है। मसले पर बात की जानी चाहिए, शख्सियत पर बात नहीं की जानी। वेरी इंपॉर्टेंट, असल बात पर तवज्जो देनी है, एक दूसरे की ज़ात पर तनकीद नहीं करनी है। बात के ऊपर बात करें ना जिसकी वजह से झगड़ा हुआ है, एंड इन द एंड झगड़े के बाद सुलह के लिए कोई ख़ास रस्म जो है ना वो तय कर ली जाए कि चलो जब हमारा झगड़ा हुआ करेगा उसके बाद सुलह होगी, तो सुलह के बाद हम आइसक्रीम खाने चले जाया करें। बहुत अच्छा। और इसमें मैं एक बात अक्सर कहता हूँ बहुत सारे अपने दोस्तों वगैरह के दरमियान, जब कभी अपने लिहाज से भी मैं एक टेक अवे मेरा भी है, वो ये है कि क्या आपने ये रिलेशन चलाना है, डू यू वांट टू बी इन दिस, या फिर आपने अपनी ईगोस को चलाना है। सवाल करें, अल्टीमेटली आप कहेंगे यस चलाना है, तो फिर ईगोस को कहीं ना कहीं पीछे करना पड़ेगा और आगे मूव ऑन करना पड़ेगा। आई होप इस डिस्कशन से हमें भी, आपको भी, तमाम लोगों को भी, कहीं ना कहीं हम इन सिलसिलों से जुड़े हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। हम आपको रिमाइंड कराते रहते हैं। वंस अगेन थैंकिंग तायरा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शो अभी जारी। This segment is brought to you by Jazz and Allied Bank Limited. वेलकम बैक वंस अगेन। मनी मैटर्स ये हमारा सेगमेंट है जिसमें हम बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। बजट जो है वो चंद ही दिन रह गए हैं, पेश किया जाने वाला है। एक ऐसा वक्त है जब मईशत पहले ही कई चैलेंजेस के अंदर घिरी हुई है। हम हर रोज़ ही तकरीबन इस बारे में बात कर रहे होते हैं। मालियाती खसारा हो, ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी हो। वैसे आजकल तो खबरें आई थी कि ज़र मुबादला के ज़खायर थोड़े से बेहतर भी हुए हैं। बढ़ती हुई महंगाई हो और IMF की कड़ी शराइत, सब ने मिलकर अवामी एतमाद जो है ना ख़ास तौर पर हुकूमत के ऊपर, उसको शदीद किस्म का मुतासर किया। अब देखना यह है कि ये बजट क्या कोई नई उम्मीद की किरण लेकर आता है या नहीं आता। हुकूमत की कोशिश जो है ना वो इस सिलसिले में है कि आवाम को खुश कर दे। और हमारी कोशिश है कि हम हुकूमत को याद कराते रहें, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, हमारी तनख्वाहों पे टैक्स कम करने का वादा याद कराते रहें। विद दैट क्या ऑप्शन है, क्या क्वेश्चंस हैं, इस सब के ऊपर हमने बात करनी है और क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं ताज़ा तरीन। सो आज की डेवलपमेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ फरहान बुखारी साहब एज यूजुअल मौजूद हैं, उनसे ज़रा राय लेते हैं। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी मच। मॉर्निंग। क्या ताज़ा तरीन आपके पास है बजट को लेकर और बजटरी डेवलपमेंट्स को लेकर, जिसपे हम आप समझते हैं कि सिग्निफिकेंट है इस सूरत हाल में? इस वक्त तो मेरे ख्याल में जो गैप है एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर और जो इनकम है उसके बीच में जो खला है उस पे ज़्यादा ज़ोर है, और उससे एग्जिस्टिंग टैक्सेस की भी बात हो रही है कि वहाँ से कुछ ज़्यादा उठाया जाए, ज़्यादा कमाया जाए, और फिर नए टैक्सेशन मेजर्स की भी बात हो रही है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान में, जैसे कि हमने अलीम अहमद साहब से सुना था, OICCI एक प्राइम इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में 1 ट्रिलियन रुपए के टैक्स के लॉसेस होते हैं। तो क्या जो मौजूदा निज़ाम है, जो टैक्सेस अभी इम्पोज किए हुए हैं, क्या उन्हें ही पूरी तरह कलेक्ट करना चाहिए, और फिर उसके अलावा जो अनटैक्स सेक्टर्स हैं उन पे जाके हाथ डालना चाहिए? लेकिन ये बड़ा एक यानी जोर और शिद्दत का काम होगा। तो फरहान साहब, ये क्या ये इतने बड़े कार्टेल्स बन जाते हैं कि इनके ऊपर हाथ नहीं डाला जा सकता? गवर्नमेंट से पावरफुल किसी भी मुल्क के अंदर क्या होता है, या फिर उसके अंदर भी मसलहतें शामिल होती हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर जानबूझ के हाथ नहीं डाला जाता है? ऐसी खबरें वैसे आती रहती हैं जो डिस्कस नहीं होती कि जानबूझ के भी गवर्नमेंट रिलीफ दे रही होती है कि ठीक है टैक्स अवॉइड होते हैं। और कई ऐसे शोबे हैं जहाँ पे बावजूद इसके कि टैक्सेस लगाए जाते हैं लेकिन वो इन्फोर्स नहीं होते। अच्छा, फिर आप मुख्तलिफ हुकूमतों में ये ज़रा तारीख देखें कि किस हुकूमत में कौन सा स्कैंडल या कौन सा एक तजाद सामने आया और फिर आज तक ये नहीं पता चला कि उसका हुआ क्या। वो
वो काफ़ी ऐसे हैं जो लंबी बात हो जाएगी। लेकिन ये भी एक अलमिया है कि वो एक चीज़ को हाईलाइट किया जाता है कि जी ये तो बहुत बड़ा एक चट्टान की तरह चीज़ हमारे सामने खड़ी है और हम अभी इसे काबू करेंगे। वो काबू होता नहीं और फिर आखिर में जो नतीजा निकलता है वो खामोशी होती है और आप आगे चलें। ये तो कोई मेरे ख्याल में किसी ढंग से किसी मुमलिकत को चलाने का तरीका नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक अभी मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की, उन्होंने कहा जो प्राइवेट शोबा है ये की है मुल्क की तरक्की के लिए। और फिर हम अक्सर पब्लिक प्राइवेट की बहुत अच्छी एग्जांपल्स दुनिया भर में देखते हैं। इंडिया एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है इसके अंदर। अमेरिका के अंदर भी ऐसा है कि कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और फिर दुनिया भर में गवर्नमेंट ईज़ देती है निजी शोबे को और निजी शोबा काम करता है मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर। पाकिस्तान में एक तो ये कल्चर भी अभी तक नहीं पनप सका। इस बजट के अंदर आप इस पर किस हद तक समझते हैं कि फोकस होना चाहिए कि निजी शोबे को हुकूमत सपोर्ट करे और वो फिर आगे इनोवेशंस लेकर आए अपने कारोबार के अंदर और पाकिस्तान का बिजनेस बेहतर हो? इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुमलिकत की बिल आखिर फिर भी जिम्मेदारियां कुछ होती हैं। हर चीज़ को आप प्राइवेटाइज या प्राइवेट ओरिएंटेड नहीं कर सकते। मसलन तालीम, सेहत, रोज़गार के मौके, कम से कम ऐसा माहौल पैदा करना, कंपनीज ना बनाना बल्कि माहौल पैदा करना जिसमें सरमायाकारी आ सके, ये जिम्मेदारियां मुमलिकत की हैं। तो इसलिए ये नहीं हो सकता कि मुमलिकत ये कहे कि जी आज से हम सब कुछ छोड़ के घर जा रहे हैं। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, ठीक है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो तजाद है, मसलन हुकूमत पाकिस्तान का जो तजुर्बा हुआ है PIA के साथ, उसकी रोशनी में हुकूमत पंजाब अब एक पंजाब एयरलाइन बनाने चली है, एयर पंजाब बनाने चली है। तो आपको तो सोचना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि भाई एयरलाइन एक ऐसा शोबा है जिसमें हुकूमत को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। दुनिया में हुकूमतें निकल के आ रही हैं। एक मिसाल भी हमारे सामने, और प्रॉफिट्स बड़े बड़े मुश्किल से आते हैं। बहुत मुश्किल काम है एयरलाइंस चलाना, दुनिया भर के जो मॉडल्स हम देखते हैं। और फिर आखिर में जब ये एयरलाइन जैसे शोबे और भी शोबे हैं, वो जब खसारे में जाते हैं तो वो बिल आखिर वो आपकी और मेरी जेब से पैसा निकलता है, क्योंकि वो खसारे का मतलब ये है कि हुकूमत को टैक्सेस लगाने पड़ते हैं या टैक्सेस बढ़ाने पड़ते हैं। अच्छा फरहान साहब, जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस, माइंस एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस हुई, ओवरसीज़ कन्वेंशन हुआ और बहुत ज़्यादा उम्मीद दिलाई गई कि अब तो इन्वेस्टमेंट आएगी पूरी दुनिया से, ओवरसीज़ लेकर आएंगे पैसा, वो भी इन्वेस्ट करेंगे। आप बीइंग द एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, कितने होपफुल हैं गवर्नमेंट जो ये सारे स्टेप्स ले रही है, और आपको लगता है कि इनके नताइज या इनके असरात नज़र आएंगे हमारी मईशत के ऊपर? देखिए, पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में ऐसी ऐसी चीज़ों का पोटेंशियल है जो कि लोग सोचते भी नहीं हैं। मुख्तसर एक मैं आपको अपना वाक़या सुनाता हूँ कि कई साल पहले मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने का इत्तफ़ाक हुआ। तो वहाँ पे किसी बिजनेसमैन ने अज़राह मजाक ये कहा कि जी सऊदी अरब से पाकिस्तान का फासला कम है या ऑस्ट्रेलिया का। मैंने कहा ज़ाहिर है पाकिस्तान का फासला कम है। तो कहते हैं कि जी फिर क्यों हम हर साल हज के मौके से पहले यहाँ से दुम्बे वहाँ पे भिजवा रहे हैं कुर्बानी के लिए, और आप नज़दीक बैठे हुए आप इस मार्केट को कैप्चर नहीं कर सके। ये इस किस्म की मिसालें हैं। तो बात ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस बात की निशानदेही करते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कुछ हो सकता है। पाकिस्तान कुदरती दौलत से भी माला माल कई शोबों में। प्रायोरिटीज की बात है ना। अच्छा, टाइम कम है। राइट साइजिंग के ऊपर पिछले दिनों में बड़ा जोर था, फिर बीच में जंग आ गई शायद उस वजह से, या वैसे ही थोड़ा वो बैकड्रॉप पे चला गया, डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग। अब इस सूरत हाल में IMF वंस अगेन IMF ने कहा है कि जी आप राइट साइजिंग तेज़ करें, एंड रिपोर्ट्स ये भी आ रहे हैं, हम जस्ट रीडिंग, कि जी आप दिसंबर तक ये जो प्रोसेस है मुकम्मल करें। इसमें PIA की निष्कारी भी शामिल है। कर पाएगी गवर्नमेंट और अप टू द मार्क, अप टू द मेरिट कर पाएगी आपको लगता है? बिकॉज मामला तो अब बहुत ही लटक गया है। 9-10 साल हो गए हम प्राइवेटाइजेशन को लेके बैठे हुए, और वो इदारे हर महीने हमारे अरबों रुपए खा रहे हैं। वाइट एलिफेंट्स इस शोबे में अगर एक कोई अच्छी मिसाल है तो हमें याद करना चाहिए 1997 में, 97 में, जबकि वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब, और उन्होंने अपनी हुकूमत में 20,000 लोगों को गोल्डन हैंडशेक्स देकर बैंकों से फारिग किया, जिसके नतीजे में आज सरकारी तहवील में सिर्फ एक बैंक है, नेशनल बैंक, और फर्स्ट पेमेंट्स बैंक भी है, लेकिन उसके अलावा सारे के सारे बैंक प्राइवेटाइज्ड हो गए। अच्छा, ये वो मिसाल है जो कि हमें ये बताती हैं कि अगर हुकूमतें कोई इनिशिएटिव थोड़ा सा लें। उस ज़माने में भी उन पर बहुत तनकीद हुई थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाना चाहिए। वो कर गुजरे तो आगे जाके उसका मुल्क को फ़ायदा हुआ। अगर यही मिसाल और शोबों में भी दोहराई जाए
तो आप अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो लोगों को फारिग करें, उन्हें ऐसा फारिग करें कि सड़क पे खड़े कर दें बेयार व मददगार। उनको एक फाइनेंशियल पैकेज उनके लिए होना चाहिए, कॉम्पनसेशन या गोल्डन हैंडशेक, जिस तरह माजी में हुआ था। अभी भी नून लीग की गवर्नमेंट ही है, प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट है, यू थिंक कर पाएगी गवर्नमेंट? अच्छा, नून लीग की गवर्नमेंट है जी। वो मिसाल उन्होंने नवाज शरीफ की दी ना, बहरहाल ये भी है तो मान लेते हैं। ये भी एक सवाल है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये कर पाएगी या नहीं, क्योंकि हुकूमत एक ऐसे वक्त पे पाकिस्तान की बागडोर संभालने की कोशिश कर रही है, जबकि एक तरफ तो IMF का प्रेशर है और बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन दूसरी तरफ सियासी फ़िज़ा मुल्क में ऐसी है कि वो मेरे ख्याल में कभी कभार मुझे लगता है कि डर खौफ की बात है कि जी अगर हमने कर दिया तो क्या हो जाएगा। अवाम मजीद दूर ना चली जाए। नहीं, अब तो एक पेज है सर, हर लिहाज से अवाम वैसे ही बहुत दूर है। अब तो पीपल्स पार्टी, PMLN और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज है, तगड़ा पेज है लगता है। तो ऐसे अगर वो समझें तो फैसले हो सकते हैं, अगर वो समझें। लेकिन आपको जाते जाते मैं एक मिसाल दूं कि ये एक साबका हुकूमत में ये हुआ कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को बंद करने की प्रपोजल थी, और मैं समझता था कि बड़ी अच्छी प्रपोजल है, होना चाहिए, बुरे हालात थे। जी ठीक कह रहे हैं आप। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में 300 लोगों ने आके 300 लोग यहाँ पे मुजाहरा शुरू किया, 250 या 300 थे। तो नतीजतन एक सरकार के वज़ीर साहब ने, जिनका इंतकाल हो गया, वो अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद रखे, वो चले गए और उन्होंने जाके कहा कि अच्छा ठीक है, हम इसे प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। अच्छा। वो इतना बुरा सिग्नल था कि फिर उसके बाद स्टेट ऐसे अपने आप को सरेंडर कर गई। हुकूमत तो फिर अगर 300 एहतजाज लोगों का हक है ऐसे मामले में, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो स्टेट को कुछ हार्ड स्टैंड लेना पड़ते हैं, और फिर उसके बाद जारी बात है उनका इकोनॉमी पे आता है। थैंक यू वेरी मच फरहान साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत अहम मौजू है। और जैसा कि हमने कहा, देखिए हम आज ही सच कर दिखाया, हमने कहा ना बजट पे बात करते रहेंगे, और आपने कहा डू यू प्रॉमिस, तो आज भी हमने बात कर ली, तो हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। प्रॉमिस की बात कर रहे थे आप यार, मैं कुछ और समझी, इकोनॉमी पे बात करने की बात कुछ और समझी, क्योंकि बजट से हमारा बड़ा बराह रास्त ताल्लुक है, हमारी तनख्वाहों पे बड़ा असर होता है इस बजट का। तो अगर 2-3% भी टैक्स कम हो जाएगा तो फर्क पड़ जाएगा अच्छा खासा, अल्लाह करे हो जाए, हमारी परचेजिंग पावर भी बेहतर हो, एंड ओवरऑल पाकिस्तान के लिए माशी हालात की बेहतरी की दुआ, बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छे की उम्मीद के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है खत्म। आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।